डी रैंक और ई रैंक में ही करते हैं, और जो बाकी गिल्ड्स होते हैं वो उनसे कोई इसमें दिक्कत भी नहीं है उन लोगों को। और अगर मैं एसोसिएशन को ज्वाइन कर लेता हूँ तो मैं लेवल अप तो कर ही नहीं पाऊंगा, और अगर मैं इसी तरीके से जिस तरीके से अभी आगे बढ़ रहा हूँ तो मैं काफी काफी बेहतरीन और काफी ज्यादा ताकतवर हंटर बन पाऊंगा। जिनवू उनको कहता है कि मैं डंजन से ही बिलोंग करता हूँ, तो डंजन मेरे को ज्यादा सूट करता है। मिस्टर गो भी जिनवू की आंखें देखकर थोड़ा सा डर जाते हैं। वो कहते हैं कि ये आंखें, ये बिल्कुल सीरियस है, मेरे को तो मालूम भी नहीं कि लास्ट टाइम मेरा दिल इस तरीके से कब धड़का था। तो उनका दिल जो होता है काफी ज्यादा तेजी से धड़क रहा होता है। और अगर मैं 20 नहीं, अगर मैं 10 ईयर यंगर होता तो इन जैसे यंग हंटर से तो मैं अकेला ही लड़ लेता। जिनवू मिस्टर गो से बोलता है कि मेरी छोटी सिस्टर घर पर अकेली है, तो मेरे को लगता है कि अब मेरे को जाना चाहिए। मिस्टर गो भी उसके ऊपर ज्यादा प्रेशर नहीं डालते हैं, उसे कहते हैं कि थैंक यू तुम्हारे टाइम के लिए, तुम जा सकते हो। जिनवू वहां से जाते जाते मिस्टर वू से कहता है कि डबल डंजन के अंदर मैं नहीं था जिसने कि उन बीस्ट को हराया था। जिनवू अपने मन में सोचते हुए कहता है कि मेरे को भी नहीं पता कि आखिरकार वो कौन था। जिनवू को वहां से चले जाने के बाद मिस्टर गो और मिस्टर च्यूल आपस में कुछ बातें करते हैं। मिस्टर गो बोलते हैं कि जैसा कि तुम जानते हो, जब हीलर्स एग्जिस्टेंस में आए और जब हीलिंग मैजिक को पहली बार डिस्कवर किया गया तो मेरे को लगा कि मैं दोबारा से जवान हो सकता हूँ और फाइनली मैं इस अपनी बेकार बॉडी से छुटकारा पा सकता हूँ। लेकिन वो एक गलत आशा थी। यहाँ तक कि जो मोस्ट पावरफुल हीलिंग स्पेल है वो भी मेरे एज को रिवर्स नहीं कर पाया। बड़े बड़े जो गिल्ड है वो लगातार अभी भी न्यू हंटर्स को रिक्रूट कर रहे हैं, यहाँ तक कि हमने उनको मना किया था, फिर भी वो कंट्री की जो मिलिट्री फोर्स है उतनी ताकतवर तो हो ही गए हैं। और दूसरी तरफ हम एसोसिएशन जो कि अपनी पावर दिन प्रतिदिन गवाते जा रहा है। मिस्टर च्यूल कहते हैं कि लेकिन सर, आप तो अभी भी इस एसोसिएशन के लीडर हैं सर। मिस्टर को कहते हैं हाँ तुम्हारी बात सही है, मैं हमेशा से सोचता था जब तक मैं पावर में रहूंगा तो मैं हर किसी को ये दिखाऊंगा कि हम लोग बहुत ज्यादा ताकतवर हैं, लेकिन मेरे को लगता है कि मैं गलत था। जिसके बाद वो मिस्टर च्यूल से कहते हैं कि आज का मेरा जितना भी शेड्यूल है वो सब कुछ क्लियर कर दो। मिस्टर च्यूल उनको बताते हैं लेकिन सर आज की जो आपकी मीटिंग है वो मिनिस्टर के साथ है। मिस्टर को कहते हैं कि मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं है कि मैं अपनी एनर्जी उन जैसे के ऊपर वेस्ट करूं, क्या तुम मेरे साथ कुछ बाहर कुछ खाने पीने के लिए चलोगे? मिस्टर च्यूल कहते हैं हाँ ठीक है सर। मिस्टर को अपने मन में कहते हैं कि सांग जिनवू, उसने मेरी हार्ट की रेस को और भी ज्यादा एक्साइटमेंट कर दिया है, मैं देखना चाहूंगा कि उसके पास कितनी पावर है। दूसरी तरफ हम लोग वान डोंग सू को देखते हैं जो कि बेचारा हॉस्पिटल में पड़ा हुआ होता है और वो अपने उन्हीं चीजों को याद कर रहा होता है जब वांग डोंग सू और जिनवू के फादर की आपस में लड़ाई हुई थी, और जिनवू के फादर वांग डोंग सू को बहुत ज्यादा बुरी तरीके से मार रहे थे। और अब वांग डोंग सू बेचारा हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है, लेकिन शुरुआत तो वांग डोंग सू ने ही की थी। वांग डोंग सू कहता है अच्छा तो सच में ये ड्रीम नहीं है, ये सच है। तभी वहां पर डिप्टी मैनेजर आते हैं। वांग डोंग सू उनसे बोलता है कि आखिरकार आपको मुझ जैसे लूजर से क्या काम, अगर आपको कुछ कहना है तो आप कहिए और यहाँ से चले जाइए। डिप्टी मैनेजर उससे कहता है मैं तुमसे कुछ पूछना चाह रहा था, क्या तुमको लगता है सांग इन वान, सांग जिनवू के फादर की बात कर रहा होता है, क्या वो एक बीस्ट है सही में? वांग डोंग सू कहता है आपको क्या लगता है कि मैं एक इंसान के ऊपर अटैक करूंगा? जिसके बाद डिप्टी मैनेजर उसको एक फुटेज दिखाते हैं। ये वहां के जो नियर बाय सिक्योरिटी कैमरा था वहां से रिकॉर्ड किया गया था उस दिन। इन फोटो को ध्यान से देखो, मैंने आज तक ऐसा ना ही कभी देखा है और ना ही कुछ सुना है कि एक मैजिक बीस्ट इंसानों को बचाने की कोशिश कर रहा है। तो क्या तुमको अभी भी लगता है कि वो इंसान एक मैजिक बीस्ट है? वांग डोंग सू कहता है सर, अगर इसका अपोजिट माना जाए तो क्या आपने कभी सुना है कि एक इंसान गेट से बाहर आया हो? डिप्टी मैनेजर का कोई रिप्लाई नहीं देते हैं। वांग डोंग सू कहता है हाँ सर, वो एक बीस्ट है। डिप्टी मैनेजर कहते हैं चलो ठीक है, जल्द से जल्द रिकवर हो जाओ, मैं कुछ फॉर्म्स भरने के लिए जा रहा हूँ। जाते जाते वांग डोंग सू से पूछता है कि आखिरकार सांग इन वान का हुआ क्या? डिप्टी मैनेजर उसको बताते हैं कि फाइट के बाद वो डिसअपेयर्ड हो गया। वैसे ब्यूरो उसको ढूंढने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मेरे को नहीं लगता कि हम लोग उसको पकड़ भी पाएंगे, एक ऐसे बीस्ट को जो कि तुम्हें हराने में कामयाब हुआ। और वांग डोंग फिर से उस पल को याद करने लग जाता है जब जिनवू के जो फादर थे वो उससे कहते हैं कि आज के बाद कोरिया में अपना कदम मत रखना, दिख भी मत जाना कोरिया में। मैं ऐसा इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मेरा बेटा है वहां पर, मैं ये तुम्हारी भलाई के लिए कह रहा हूँ, और अगर तुमने ऐसा कभी किया तो तुम मरने के बाद भी खुश नहीं रह पाओगे। वांग डोंग सू इस बात को याद कर रहा होता है कि आखिरकार उसने मेरे को किस तरीके से ये वर्ड कहा था, वो मेरे को इस तरीके से धमकी कैसे दे सकता है, मेरे को मालूम है वो कहाँ पर है, उसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। एक बार बस मेरी रिकवरी हो जाए फिर मैं उसको बताऊंगा
कि मैं कौन हूँ, मेरे को गिल्ड से कांटेक्ट करना चाहिए और अगर एक बार मेरे को कुछ आर्टिफैक्ट्स मिल जाएं तो मेरे को उसको पकड़ने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। बस मैं एक बार अपनी इंजरीज से रिकवर हो जाऊं, फिर मैं बताऊंगा उसको मैं क्या चीज हूँ। इसके बाद अगले सीन में हम लोग जिन्वो को देखते हैं जो कि हंटर्स के ऑक्शन मार्केट को एनालाइज कर रहा होता है क्योंकि उसको कुछ सामान लेना था। जिन्वो बताता है कि असल में जो ऑक्शन मार्केट होती है ये एक ऑनलाइन और ऑफलाइन मार्केट है जहां पर हमको वो सामान मिलते हैं जो कि रेड के दौरान मिले थे। यहाँ पर आप उनको बेच भी सकते हैं और चाहे तो उनको खरीद भी सकते हैं। ऐसा कोरिया में हजारों हंटर्स हैं जो कि इस ऑक्शन मार्केट में ट्रेड करते हैं और अपने इक्विपमेंट को बेचते हैं। गुड इक्विपमेंट जो होते हैं वो लिटरली हंटर्स की लाइफ बचा लेते हैं। तो इसका मतलब साफ साफ ये है कि जो हंटर इन इक्विपमेंट का अच्छी तरीके से इस्तेमाल करेगा वो अपने आप को काफी अच्छी तरीके से बचा पाएगा रेड्स के दौरान। जैसा कि डी और ई रैंक के जो हंटर्स होते हैं वो नॉर्मली इन चीजों को अफोर्ड नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो उतने पैसे बना ही नहीं पाते हैं जितना कि हाई रैंक के हंटर्स बना पाते हैं डंजन में रेड, और इसीलिए वो लोग नॉर्मल जो इक्विपमेंट्स होते हैं उन्हीं को बाय करते हैं और उन्हीं का इस्तेमाल करते हैं अपने रेड में। जितने भी इक्विपमेंट्स होते हैं जो कि हंटर इस्तेमाल करते हैं उनके अंदर मैजिक होता है। तो अगर एक डी रैंक के हंटर्स के पास भी तलवार है तो वो भी काफी ज्यादा महंगी है क्योंकि वो हंटर जो कि सी या उससे हाई रैंक के होते हैं उनकी जो इनकम होती है वो बहुत ही ज्यादा हाई होती है और इसीलिए वो लोग अपने लिए ये इक्विपमेंट बाय करते हैं ताकि वो लोग इसकी मदद से बैटल के दौरान अपनी स्पीड अप को बढ़ा पाएं और अपने आप को प्रोटेक्ट भी कर पाएं। और ये कोई सरप्राइजिंग बात नहीं है कि इन इक्विपमेंट का इस्तेमाल करते जो है हाई रैंक के हंटर उनको ये चीजें मिलियंस में पड़ती हैं, यहाँ तक कि बिलियंस ऑफ वॉन लग जाते हैं इन इक्विपमेंट्स को बाय करने में। जिन वो यहाँ पर कुछ अपना सर्च कर रहा होता है वो देखता है अरे वो कहता है भाई ये इतना महंगा क्यों है। जिन वो बताता है तो कभी कभी तो ये इम्पॉसिबल सा ही हो जाता है कि एक हंटर पर्सनली जो उसने फंड अभी तक इकट्ठा किए होते हैं उसके दम पर वो किसी इक्विपमेंट को बाय कर सके। जिन वो उस इक्विपमेंट को देखते हुए कहता है कि मेरे को नहीं लगता कि मैं इसको अफोर्ड भी कर पाऊंगा। और जब मैं डेमोन कैसल के अंदर अपर लेवल पे जब मैं डेमोन से फाइट करूंगा तो वो लोग मेरे ऊपर फायर से अटैक करेंगे और इस दौरान मेरे आसपास भी आग लग सकती है। तो मेरे को यहाँ पर कुछ इक्विपमेंट लेना पड़ेगा ताकि मैं अपने आप को जलने से बचा सकूं क्योंकि जब मैं उन बीस्ट से डेमोन कैसल के अंदर फाइट करूंगा तो वो आग फेंकेंगे। तो मेरे को कोई ऐसा इक्विपमेंट लेना पड़ेगा जिसको मैं पहन लूं और वो मेरे को आग से प्रोटेक्ट करे। जिन वो अपना शॉप ओपन करता है अपने सिस्टम में वो कहता है कि मेरे को लगता है कि शायद मेरे को शॉप से कुछ बाय करना चाहिए, लेकिन उसको वहां पर कोई भी बेहतरीन चीज नहीं मिलती है जो कि उसको चाहिए थी क्योंकि उसकी जो शॉप की लिमिट है वो अभी कम ही है क्योंकि जैसे जैसे वो लेवल अप करेगा तो उसमें और भी सामान एडअप होंगे। अब जिन वो सोच रहा होता है कि वो यहाँ पर जो आर्टिफैक्ट है उसको यहाँ पर सेल कर देना चाहिए। तो उसके पास एक आइटम था जो कि वो सोच रहा था कि अगर वो इस चीज को बेच दे तो उसको काफी अच्छे पैसे मिल सकते हैं। अब जिन वो सोच रहा होता है कि वैसे मेरे को इस चीज को ब्लैक मार्केट में नहीं बेचना चाहिए क्योंकि ये आइटम जो है वो इलीगल नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम ये है आखिरकार मैं उन लोगों को क्या बताऊंगा कि आखिरकार मैं ये आइटम कहाँ से लाया हूँ क्योंकि जैसा कि अभी मेरी जो रैंक है वो एक ई रैंक हंटर की है और लोग ये देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाएंगे कि एक ई रैंक हंटर आखिरकार किस तरीके से इतना ज्यादा पावरफुल आर्टिफैक्ट को बेच रहा है जो कि उनको कहीं भी नहीं मिल रहा है। आखिरकार इसके पास ये कहाँ से आया, तो लोग जरूर इसके बारे में बात करेंगे और वो मेरे ऊपर शक करने लग जाएंगे। तो मेरे को थोड़ा सा टाइम इंतजार करना पड़ेगा जब तक कि मेरा एस रैंक हंटर का लाइसेंस नहीं आ जाता है और उसके बाद मैं यहाँ पर एक ए रैंक गेट में जाकर अपने आप को रिकॉर्ड करवा लूंगा। उसके बाद अगर मैं इस चीज को बेचूंगा अभी तो कोई भी मेरे ऊपर शक नहीं करेगा। पर हाँ अभी तो मैं सिर्फ एक ई रैंकर हूँ और मैं किसी बड़े हाई रैंक के रेड में भी कोई टीम मेरे को ज्वाइन नहीं करवाएगी, तो मेरे को इंतजार करना ही पड़ेगा। तभी जिन वो देखता कहता है एक जॉब अपॉर्चुनिटी, तो उसको वहां पर रिक्रूटमेंट आई हुई होती है जिसमें कि वो एक लो रैंक के हंटर को ढूंढ रहे होते हैं। दूसरी तरफ हम लोग हंटर एसोसिएशन में मिस्टर गो और मिस्टर च्यूल को देखते हैं। मिस्टर च्यूल जिन्वो की जो फाइल होती है वो लाकर मिस्टर गो को देखता है। मिस्टर गो उस फाइल को देखते हैं, वो कहते हैं अच्छा तो ये फोटो को 4 साल पहले लिया गया था, ये उस समय काफी ज्यादा यंग था। मिस्टर च्यूल मिस्टर गो को बताते हैं कि सांग जिन वू ई रैंक के हंटर्स में से भी वीकेस्ट हंटर माना जाता था और इस फाइल में आपको उसके लास्ट 4 ईयर के सारे रिकॉर्ड मिल जाएंगे जो भी उसने हंटिंग की थी। मिस्टर गो उसकी फाइल पढ़ते हैं जिन्वो की, तो उसमें वो कहते हैं कि इस फाइल को देखने से तो ऐसा ही लग रहा है कि हर बार जितनी बार भी वो मिशन में जाता था एक तरह से ये सुसाइड मिशन था या शायद वो एक फॉल्स रैंकर था
च्यूल उसको बताते हैं कि मैंने उन हंटर से बात की थी और उन हंटर्स से अकॉर्डिंग जो कि उनके साथ रेड्स में जाते थे, उन्होंने बताया कि वो फॉल्स रैंकर तो नहीं था और ऐसा भी नहीं है कि इसकी जो री अवेकिंग हुई है एक एस रैंक के हंटर के तौर पर वो अभी जल्दी हुई है। लेकिन हाँ, डंजन में जब ये जाता था तो उस समय पे तो नहीं हुई होगी, क्योंकि डबल डंजन के अंदर अगर उसके पास इतनी ज्यादा पावर होती, अगर वो एस रैंक जितना हंटर पावरफुल होता, तो वो अपने साथियों को डबल डंजन के अंदर मरने तो नहीं देता। मिस्टर को कहते हैं कि ये हर बार घायल होके आता था, हर बार। मिस्टर च्यूल कहते हैं कि उसने बताया था कि वो इस चीज को छोड़ भी नहीं सकता है, क्योंकि उसको अपने मदर के हॉस्पिटल का बिल पे करना होता है और उसके फादर के मिसिंग हो जाने के बाद उसने अपनी छोटी बहन और अपने बीमार मॉम की जिम्मेदारियां खुद पे ले ली और तब से ही वही उन लोगों का ख्याल रख रहा है। तभी मिस्टर च्यूल मिस्टर गो को बताते हैं कि सर, अभी हम लोगों को पता चला है कि मिस्टर जिन्वू ने अभी किसी रेड टीम को ज्वाइन किया है। जिसकी बात सुन के मिस्टर गो को लगता है कि जरूर उसने किसी हाई रैंक के जो गिल्ड होगा, बड़ा गिल्ड होगा, उसमें ज्वाइन कर लिया होगा और उस गिल्ड ने उसको कुछ डाउन पेमेंट दी होगी, इसी वजह से उसने उनका वो ऑफर एक्सेप्ट कर लिया होगा। मिस्टर गो आगे बताते हैं कि मेरे सोर्स के अकॉर्डिंग उसने किसी स्ट्राइक स्क्वाड को ज्वाइन नहीं किया है, बल्कि उसने माइनिंग टीम को ज्वाइन किया है। ये बात सुनकर मिस्टर गो भी थोड़ा सा हैरान होते हैं और कहते हैं कि एक एस रैंक हंटर एक माइनर के तौर पे उसने अप्लाई किया है, आखिरकार वो करना क्या चाह रहा है, वो सोच क्या रहा है। दूसरी तरफ हम लोग जिन्वू को उसी जगह पर देखते हैं, यानी कि माइनिंग साइट पर, जहाँ पर उसको आज रेड पर जाना है। माइनिंग साइट पर जो बंदा होता है वो कहता है अच्छा तो तुम ई रैंक के हंटर हो। जिन्वू बताता है कि हाँ, मैं एक ई रैंक का हंटर हूँ। जिस पर वो बंदा उससे पूछता है कि क्या तुम्हारे पास कोई एक्सपीरियंस वगैरह है काम करने का। जिन्वू उसको कहता है कि नहीं, लेकिन हाँ, मेरी जो क्लास है वो फाइटर की है। जिसकी बात सुनकर वो बंदा कहता है सुनकर काफी अच्छा लगा। यहाँ पर काफी सारे हंटर्स हैं जो कि तुम्हारी तरह ही हैं जिन्वू, तो तुमको नर्वस होने की जरूरत नहीं है। तुम यहाँ पर इंतजार करो, जब हमारा बारी आएगी तो हम लोग अंदर चलेंगे। और हाँ, अपना टूल्स लेना मत भूलना। तो असल में जो हाई रैंक की डंजन्स होती है वो बहुत ही ज्यादा बड़ी होती है और इसीलिए अकेला स्ट्राइक स्क्वाड हर चीज वहां पर नहीं कर सकता है। और इसी वजह से इस पूरे काम को अलग अलग टीमों में डिवाइड कर दिया जाता है, उसको स्प्लिट कर दिया जाता है। जैसा कि जो स्ट्राइक स्क्वाड है वो मैजिक बीस्ट से लड़ाई करती है और उनको खत्म करती है, और उसके बाद जो माइनिंग टीम होती है वो क्रिस्टल की माइनिंग करती है, और फाइनली जो हॉलिंग टीम होती है वो बीस्ट के जो कॉर्प्स वगैरह होते हैं उसको कलेक्ट करती है। वैसे यहाँ पर काफी सारे लोग इस टीम्स जो होती है उनमें काम करते हैं, और जो मशीन होती है जो कि इलेक्ट्रॉनिक मशीन होती है वो डंजन के अंदर काम नहीं करती है, और इसीलिए ओल्ड फैशन के जो मेथड होते हैं, जो पुराने समय के औजार होते हैं, उन्हीं का इस्तेमाल किया जाता है डंजन्स के अंदर। पर हाँ, इनके अंदर भी वैसे मैजिक होता है। जिन्वू उस डंजन के देखते हुए कहता है ओह, तो ये ए रैंक का गेट है। मैं भी देखना चाहता था कि आखिरकार एक हाई रैंक का गेट कैसा दिखता है। मेरे को ये देखकर काफी अच्छा लग रहा है। मैं आज नहीं तो कल इतने बड़े डंजन में जरूर जाऊंगा। हम लोग डंजन के अंदर देखते हैं जो स्ट्राइक स्क्वाड होता है उसके अंदर मिस्टर चोई भी होते हैं। मिस्टर चोई उस डंजन को देखते हुए कहते हैं कि ये तो बहुत ही ज्यादा लंबा है, जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था उससे बहुत ही ज्यादा बड़ा है। पर कोई दिक्कत नहीं, चलो ठीक है। और फिर मिस्टर चोई के सामने काफी सारे बीस्ट आ जाते हैं। मिस्टर चोई कहते हैं चलो ठीक है, फिर तुमको ही देख लेते हैं। अपने मैजिक पावर का इस्तेमाल करते हैं और अपने फायर मैजिक से बहुत ही ज्यादा तेजी से फायर फेंकते हैं। पूरे डंजन के अंदर वो फायर फेंक देते हैं। मिस्टर चोई कहते हैं कि मैंने अपनी पावर का इस्तेमाल करके अपनी फायर पावर को इस पूरे डंजन के अंदर डाल दिया है, लेकिन मेरे को ये नहीं पता कि ये डंजन कितना ज्यादा गहरा है। पर हाँ, अभी तक तो जितने भी बीस्ट होंगे वो सब के सब खत्म हो गए होंगे। माइनिंग टीम का जो बंदा होता है वो कहता है कि अभी उनको कितना टाइम लगेगा। तो व्हाइट टाइगर गिल्ड के जो चीफ होता है वो कहता है अरे चिंता मत करो, मैं तुमको जैसा कि प्रॉमिस किया था, बस ऑलमोस्ट सब कुछ फिनिश हो चुका है, बस वो लोग बाहर ही आ रहे होंगे। हम तो तुम्हारी पूरी टीम की सेफ्टी चाहते हैं। जिस पर वो बंदा कहता है हाँ ठीक है, ये सेम चीज तुम 3 बार कह चुके हो। तभी वो लोग देखते हैं कि स्ट्राइक स्क्वाड जो है वो वहां से बाहर निकल रहा होता है। सभी लोग अनाउंस करके बताते हैं कि माइनिंग टीम अपने अपने जो इक्विपमेंट है सभी लोग उसको इकट्ठा कर लो, हमारी बारी आ गई है। जिन्वू भी देख रहा होता है कि स्ट्राइक स्क्वाड में से कौन आता है। जिन्वू भी देख रहा होता है कि स्ट्राइक स्क्वाड में से कौन कौन आ रहा होता है, कौन कौन मेंबर है स्ट्राइक स्क्वाड का, क्योंकि ये जो स्ट्राइक स्क्वाड होता है वो कंट्री का बेस्ट स्ट्राइक स्क्वाड होता है। इसलिए जिन्वू को भी हो रहा होता है भाई कौन है ये, देखो तो कौन कौन है। उनको देखने के बाद जिन्वू बेचारा अपना मुंह छुपाने लगता है ताकि मिस्टर चोई उसको यहाँ पर ना देख ले। इसके बाद जो सेकंड इन कमान होता है उनको काम दिया जाता है और वो लोग अंदर जाने लगते हैं। जिन्वू यहाँ पर दूसरी गर्ल हंटर को देखते हुए कहता है ओ, तो ये जरूर हंटर गिल्ड की वाइस मास्टर
होगी कि आखिरकार इस दुनिया में कितनी ज्यादा वुमेन होंगी जो इसकी जितनी पावरफुल होंगी। और जहां तक मेरे को लगता है कि ये जरूर मिस्टर चोई जितनी ताकतवर होगी या शायद उससे भी ज्यादा ताकतवर। तो जिनवू यहाँ पर अपनी एक स्किल जिससे कि वो सेंस कर सकता है दूसरों के पास कितनी ज्यादा वो सामने वाला स्ट्रांग है, उससे ये पता लगाने की कोशिश करता है कि ये कितनी ज्यादा ताकतवर है। और शायद जो इसकी लेवल होगा वो चेयरमैन गो जितना भी हो सकता है। तभी चेइन जिनवू की तरफ देखती है, वो यहाँ पर किसी ताकतवर इंसान को सेंस करती है, लेकिन वहां पर उसको कोई भी नहीं दिखाई देती। वो कहती है कि क्या ये मेरी सिर्फ इमेजिनेशन थी, क्योंकि कुछ सेकंड्स के लिए तो मेरे को ऐसे लगा चेयरमैन गो वहां पर थे, पर उनका वहां पर कोई सबूत भी नहीं है। और वैसे भी चेयरमैन गो काफी ज्यादा बिजी इंसान है, बिना नोटिस के वो यहाँ पर तो आएंगे ही नहीं। हालांकि वो यहाँ पर जिनवू को देख नहीं पाती क्योंकि यहाँ पर काफी सारे माइनर वाले लोग थे और उसको लग भी नहीं रहा था कि इनमें से कोई इतना ताकतवर होगा। जिनवू कहता है इसकी सेंस काफी ज्यादा शार्प है, जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था उससे तो बहुत ही ज्यादा है। इसके बाद माइनिंग टीम का जो लीडर होता है वो सभी लोगों से कहता है कि सभी लोग तैयार हो जाओ, अब हमारी बारी है, तो चलो सबके सब अंदर चलते हैं। जिनवू बताता है ए रैंक का जो डंजन होता है वो काफी ही ज्यादा अलग होता है। गेट के अंदर से जो माना वेव्स निकल रही होती है उसको मेजर किया जाता है और उसके हिसाब से ही किसी भी गेट को रैंक दिया जाता है। गेट की रैंक इस चीज पर निर्भर नहीं करती है कि उस डंजन के अंदर कौन से रैंक के मैजिकल बीस्ट पाए जाते हैं। और जैसा कि एक ए रैंक का जो गेट होता है वो बहुत ही ज्यादा अमाउंट में माना वेव्स रिलीज करता है, तो उसका जो साइज होता है वो भी काफी ज्यादा बड़ा होता है। तो इसका मतलब ये है कि गेट की जो रैंक होती है वो दो चीजों पे निर्भर करती है, एक तो उसका साइज और दूसरा उसका माना लेवल। लेकिन हाँ, अगर लो रैंक के मैजिक बीट्स काफी सारे हैं तो उनकी जो माना वेव्स होंगी वो भी बहुत ज्यादा निकलेगी। उनकी जो माना वेव्स हैं वो इतनी भी ज्यादा नहीं होती है कि वो ए रैंक के गेट को टक्कर दे पाए। वैसे काफी सारे लो रैंक के जो बीस्ट होते हैं वो कभी कभार बी रैंक के गेट के अंदर मिल जाते हैं, लेकिन ए रैंक के गेट के अंदर ऐसा नहीं होता है। ए रैंक के गेट के अंदर पूरे के पूरे हाई रैंक के बीस्ट्स पाए जाते हैं। और इस डंजन के अंदर से जो मेरे को फीलिंग आ रही है वो मेरे को काफी ज्यादा अलग लग रही है। अरे नहीं, ये कोई विंड नहीं है, ये तो माना वेव्स है जो कि इस डंजन का बॉस इमिट कर रहा है। कुछ लोग जिनवू की तरफ देखते हुए बातें करते हैं, क्या तुमने ये बात सुनी है कि ये एक ई रैंक का हंटर है? वो बंदा कहता है क्या उन्होंने ई रैंक के हंटर को हायर कर लिया? जिस पे वो बंदा बताता है कि हाँ शायद मैंने तो ऐसा ही कुछ सुना है भाई, अब मेरे को नहीं पता ये सच है कि नहीं, पर मैंने कुछ ऐसा ही सुना है। जिस पे दूसरा बंदा कहता है क्या यार हमारे टीम के लीडर को क्या हो गया? वो बंदा क्या सोच रहा है यार? तुमको लगता है कि ई रैंकर के पास इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ होगी कि वो यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो जाए तो कुछ कर भी पाए? चलो अब हम कर भी क्या सकते हैं, जो होना था वो हो ही गया। जिनवू भी इन लोगों की बातें सुन लेता है। जिनवू अपने मन में सोचते हुए कहता है एक ई रैंक के हंटर को कहीं पर भी उसका स्वागत नहीं किया जाता। मुझे नहीं मालूम ऐसा क्यों है, पर उसको हरदम बुरी नजरों से ही देखा जाता है। तभी उनमें से जो माइनिंग करने वाला एक स्ट्रॉन्ग बंदा होता है वो जिनवू के पास आता है, उससे बोलता है भाई तू साइड में हट जा, तू हमको यहाँ पे ब्लॉक कर रहा है। जिनवू उसकी तरफ देखता है, वो बंदा जिनवू को उस चेहरा देखकर काफी ज्यादा डर जाता है। वो कहता है अरे ठीक है कोई दिक्कत नहीं यार, और जिनवू आगे चला जाता है। वो बंदा जिनवू तरफ देखते हुए कहता है कि क्या सच में ये एक ई रैंकर है? जिसके बाद होलिंग टीम जो होते हैं उसके जो मेंबर्स होते हैं वो काफी सारे बीस्ट्स की बॉडीज वगैरह होती हैं वो सब कुछ ले जा कर होते हैं बाहर। जिनवू बताता है कि जो होलिंग टीम के मेंबर्स होते हैं वो माइनिंग टीम से पहले डंजन के अंदर जाते हैं और जो भी अपना काम वगैरह होता है वो सब कुछ कंप्लीट कर देते हैं। और होलिंग टीम से भी पहले स्ट्राइक स्क्वाड जो होता है वो एंटर करता है डंजन के अंदर, यानी कि डंजन के अंदर सबसे पहले स्ट्राइक एंटर करता है और जितने भी बीस्ट होते हैं वो सबको हरा देता है, सिर्फ बॉस को छोड़कर। और होलिंग टीम के वहां पर सारा काम खत्म करने के बाद, यानी जितने भी बीस्ट के कॉर्प्स होते हैं उनको इकट्ठा करने के बाद फाइनली बारी आती है माइनर्स की, यानी कि माइनिंग टीम की, जो कि क्रिस्टल की माइनिंग करते हैं। और अगर इन लोगों को ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट बनाना है तो इसमें से कोई भी स्टेप्स स्किप नहीं होना चाहिए, तीनों के तीनों स्टेप्स कंप्लीटली होने ही चाहिए। ये जो हाई रैंक के बीस्ट्स होते हैं इनके जो कॉर्प्स होते हैं वो भी काफी ज्यादा कीमती होते हैं, क्योंकि इनकी हेल्प से काफी चीजें बनाई जाती हैं। तो बोन्स, लेदर, मीट एक्सेट्रा जितनी भी होती हैं ये सब की सब हाई रैंक के जो बीस्ट्स होते हैं उनकी ये सबकी हर एक चीज कीमती होती है और इसीलिए किसी भी एक पार्ट को भी नहीं छोड़ा जाता, वो सब कुछ इकट्ठा कर लिया जाता है जो भी हाई रैंक गेट्स के अंदर मिलता है। और यही अंतर होता है लो रैंक के डंजन के अंदर जो बीस्ट पाए जाते हैं उनमें और जो हाई रैंक के डंजन में बीस्ट पाए जाते हैं उनमें। तभी जिनवू आगे देखता है तो वहां पर एक बहुत बड़ा बीस्ट होता है जिसको कि कॉर्प्स टीम के जो बंदे होते हैं रस्सी से बांध रहे होते हैं ताकि उसको वहां से बाहर ले जा सके। जिसके बाद जिनवू आगे बताता है डंजन के अंदर से एक बार हर एक चीज इकट्ठा कर ली जाती है, उसके बाद बॉस को हराकर गेट को क्लोज कर दिया जाता है। और ये जितने भी स्टेप्स होते हैं इनको पूरी तरीके से कंप्लीट करना पड़ता है,
तभी आप कह सकते हैं कि हाई रैंक के डंजन को आपने सक्सेसफुली क्लियर कर लिया है। माइनिंग टीम का लीडर जिन्वू से कहता है कि वैसे ये तुम्हारा फर्स्ट टाइम है ए रैंक के गेट के अंदर, है ना, तो तुमको थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए। जिन्वू कहता है कि ये बीस्ट मैंने जितना एक्सपेक्ट किया था उससे बहुत ज्यादा बड़ा है। जिन्वू माइनिंग टीम का जो लीडर होता है उससे पूछता है कि एक बार अगर बॉस को हरा दिया जाता है, बॉस को मार दिया जाता है, तो ये गेट क्लोज कर जाता है। कुछ ऐसा ही होता है ना, जिस पर लीडर उसको बताता है कि बॉस को तब तक नहीं हराया जाता है जब तक कि हॉलिंग टीम और माइनिंग टीम का जो वर्क है वो पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हो जाता है। जिन्वू से पूछता है कि अगर क्या हो बॉस इसी काम के बीच बाहर आ जाए तो। लीडर को बताता है कि वैसे ये होना बहुत ही ज्यादा रेयर होता है, ये कभी कभार होता है, मैक्सिमम टाइम तो ऐसा कुछ होता ही नहीं है, और अगर ऐसा हो गया तो डंजन के अंदर जो भी है शायद मारे जाएं। जिन्वू लीडर से कहता है कि हमारे पीछे एक बहुत ही डरावना क्रिएचर है, तुमको डर नहीं लग रहा? जिस पे लीडर को कहता है कि बिल्कुल भी नहीं। वो बताता है कि वो हंटर गिल्ड में लगभग 3 साल से काम कर रहा है और ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, और उसको काफी ज्यादा एक्सपीरियंस भी हो गया सब चीजों का, और इसीलिए उसको इन सब चीजों से डर नहीं लगता। जिन्वू अपने मन में सोचते हुए कहता है कि बॉस जो माना वेव्स एमिट कर रहा है वो मेरी बॉडी का पूरा मेरा शरीर हिला के रख दिया है, वो बहुत ही ज्यादा तेज है, और ये वेल्कन और मेटस से बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। तो ये वही मॉन्स्टर्स हैं जिनको जिन्वू ने पिछले बार जो नया डंजन था ना वहां पर जाकर हराया था, जहाँ पर फ्लोर्स थे, तो वो उन्हीं की बात कर रहा होता है। जिन्वू आगे कहता है कि मिस्टर चोई और मिस्टर चेहिन ये लोग सच में काफी ज्यादा पावरफुल हैं, क्योंकि ये ऐसे डेडली मॉन्स्टर से लड़ रहे हैं जो कि बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। लेकिन हाँ, मैं अदर मेंबर जो है ए रैंक के मेंबर्स उनसे भी काफी ज्यादा प्रभावित हुआ हूँ। मिस्टर चोई और मिस्टर हेइन की तुलना में उनकी रैंक्स तो कम है, लेकिन वो भी एक इम्पोर्टेंट रोल निभाते हैं जब भी वो डंजन्स के अंदर जाते हैं तो। और शायद यही रीजन होगा जिसकी वजह से ये लोग जो अपने रेड्स हैं उसको सेफली कर पाते हैं क्लियर। साथ में मिलकर ये लोग एक बेहतरीन और ताकतवर टीम बनाते हैं। ये स्ट्रॉन्ग हंटर्स इसलिए नहीं है क्योंकि इनकी टीम में काफी ताकतवर हंटर्स हैं, ये अपनी नॉलेज, सालों की जो मेहनत है, उनकी जो एक्सपीरियंस है उनके पास, उससे ये बहुत ज्यादा ताकतवर हंटर बनते हैं। इसके बाद जिन्वू पहुंच जाता है जहाँ पर उसको माइनिंग करनी है। जिन्वू काफी ज्यादा तेजी से माइनिंग करता है और अपना जो शर्ट उसने ऊपर पहना हुआ होता है उसको निकालता है। भाई उसकी पूरी बॉडी दिख रही होती है। ये देखकर बाकी जो अदर माइनर्स होते हैं वो काफी ज्यादा हैरान होते हैं। वो कहते हैं इसने कहा था कि भाई इसका पहला दिन है, और भाई वो लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं क्योंकि जिन्वू की फुल बॉडी दिख रही होती है, पूरे मसल्स वगैरह दिख रहे होते हैं, और जिन्वू काफी ज्यादा तेजी से माइनिंग कर रहा होता है। वो लोग तो बातें कर रहे होते हैं यार सच में ये ई रैंकर ही है ना, या हम लोग को एक गलत फहमी वगैरह हो गई है। जिस पर दूसरा बंदा कहता है कि नहीं यार, इसका लाइसेंस तो अच्छी तरीके से चेक किया गया था, और जहां तक मेरे को लगता है बिना इसके आईडी के चेक किए इसको तो यहाँ पर ज्वाइन करवाया भी नहीं गया होगा, तो इसकी आईडी चेक की गई होगी, आईडी के हिसाब से ये एक ई रैंकर है। जिसपे दूसरा बंदा कहता है कि भाई पर ये इस तरीके से कैसे कर पा रहा है, मेरे को इस चीज को एक्सप्लेन करोगे? अभी बेचारे दोनों कंफ्यूज होते हैं और जिन्वू अपना माइनिंग करने में लगा हुआ होता है। तभी यहाँ पर लंच टाइम हो जाता है। लीडर आता है, वो सभी लोग कहता है कि लंच टाइम हो गया, सभी लोग अब माइनिंग रोक दो। वो जिन्वू के पास आता है। जिन्वू उससे कहता है कि अरे नहीं, मैं यहाँ पर आने से पहले खा कर आया था, तो आप लोग खा लीजिए। वो लीडर कहता है हाँ ठीक है, यदि तुम्हारी मर्जी। जिन्वू अब इस जगह पर अकेला होता है क्योंकि बाकी जितने भी माइनिंग करने वाले लोग होते हैं वो यहाँ से चले गए होते हैं अपना लंच करने के लिए। जिन्वू कहता है कि मैं अब अकेला हूँ, मेरे को इस अपॉर्चुनिटी को गंवाना नहीं चाहिए, मेरे को चलना चाहिए बॉस के पास और देखना चाहिए कि वहाँ पर क्या है, क्योंकि लगभग मेरे पास अभी 1 घंटा फ्री टाइम है, तो मेरे को जल्द से जल्द बॉस के पास जाना चाहिए और एक बार देख कर आना चाहिए। जिन्वू जगह पर पहुंच जाता है। उसके सामने मॉन्स्टर आता है जिसको देखने के बाद जिन्वू कहता है भाई ये तो बहुत बड़ा यार, मैंने पहले ही कहा था ये मेटस जितना स्ट्रॉन्गर है या शायद उससे भी ज्यादा ताकतवर। जिन्वू अपना डैगर निकाल लेता है। जिन्वू कहता है कि मैं जानता हूँ कि ये मेरे लिए आसान नहीं होने वाला है, लेकिन मेरे को ये करना पड़ेगा। पर मेरे को ये बात भी नहीं भूलनी चाहिए कि मेरे को बॉस को हराना नहीं है, क्योंकि अगर मैंने बॉस को हरा दिया तो डंजन के जो गेट्स हैं वो बंद हो जाएगा, और अगर ऐसा होता है तो हंटर गिल्ड को काफी बड़ा लॉस होगा। तभी पीछे से जिन्वू कोई बोलता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? मेरे सवाल का जवाब दो, मैंने तुमसे क्वेश्चन पूछा है, कौन हो तुम, यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो असल में यहाँ पर मिसिस शाहीन आ गई थी। जिन्वू अपने मन में सोचते हुए कहता है कि ये काफी क्लोज कॉल थी, मैं बस उससे फाइट करने ही वाला था। जिन्वू उनसे कहता है कि मैं यहाँ पर खो गया हूँ। मिस शाहीन उससे बोलती हैं कि क्या तुम खो गए हो? क्या तुम माइनिंग टीम से हो? यहाँ से दूर चले जाओ, ये वही जगह है जहाँ पर बॉस है और वो अभी भी जिंदा है। जिन्वू अपना डैगर जो होता है वो भी गायब कर चुका होता है। मिस शाहीन अपने मन में सोचते हुए कहती हैं कि 1 मिनट, मैं इतनी ज्यादा श्योर हूँ कि उसके हाथ में एक वीपन था, मैंने ये चीज क्लियर देखा था। जिसके बाद मिस शाहीन जिन्वू से कहती हैं कि इस जगह को छोड़ के अभी बाहर चले जाओ, क्योंकि अगर एक बार बॉस जाग गया
तो डंजन के अंदर जितने भी लोग हैं वो उन सभी को मार सकता है। जिनवू कहता है कि मैं इस चीज के लिए माफी चाहूंगा। और जब जिनवू वहां से जा रहा होता है तो मिस चाहीन जिनवू की ताकत को सेंस कर लेती है। इसीलिए मिस चाहीन जिनवू से कहती है कि एक मिनट रुको। मिस चाहीन उसके क्लोज आती हैं और उसको सूंघने लगती हैं। जिनवू कहता है क्या हुआ, कोई दिक्कत है क्या? जिसपे मिस चाहीन उसका जो आई कार्ड होता है उसको हाथ में लेते हुए कहती है कि क्या सच में तुम एक हंटर हो? इसके बाद उसका कार्ड देखते हो, कहते हैं क्या एक ई रैंक का हंटर सांग जिनवू? जिसपे उनको भी लगता है कि नहीं, लगता है मेरे से कोई गलतफहमी हो गई थी। जिसके बाद वो जिनवू से कहती है कि ठीक है, इस चीज को दिल पे मत लेना, तुम यहाँ से आराम से चले जाओ। और हाँ, सावधान रहना, डंजन काफी ज्यादा बड़ा है। और फिर जिनवू ही वहां से चला जाता है। मिस चाहीन जिनवू की तरफ देखते हुए कहती हैं, मेरे को लगता है कि शायद ऐसा इसलिए हुआ होगा क्योंकि इसकी जो रैंक है वो काफी ज्यादा लो है। वैसे इसकी जो स्मेल थी वो भी काफी बेहतर थी। जिनवू अपनी माइनिंग टीम के पास वापस आता है, वो सारी बात अपने लीडर को बताता है। उसका लीडर कहता है अच्छा तो तुम खो गए थे और तुम मिस्टर चाइन से मिले, तुम काफी ज्यादा लकीएस्ट थे। उनसे बातचीत करने की अपॉर्चुनिटी जिंदगी में एक ही बार मिलती है। वैसे मिस्टर चाहीन हरदम पेट्रोलिंग पे रहती हैं ताकि बॉस जो है वो अपने लायर से बाहर ना आ सके। वो बिल्कुल भी ब्रेक नहीं लेती, वो काफी ज्यादा अच्छी इंसान है। जिन्हों अपने मन में सोचते हो कहता अच्छा तो इसीलिए वो वहां पर थी। वैसे माइनिंग टीम का जो ये बंदा है ये काफी ज्यादा हंस रहा है क्योंकि इसने कभी भी बॉस को नहीं देखा, साथ ही में इसने किसी प्रकार की माना वेव्स को भी डिटेक्ट नहीं किया जो कि बॉस से निकलती है। अगर इसने ऐसा किया होता तब इसको पता चलता कि आखिरकार बॉस कितना ज्यादा खतरनाक होता है। तभी माइनिंग टीम का जो दूसरा बंदा होता है वो जिन्हों से कहता है कि मिस्टर चाइन के पास स्मेल करने की काफी अच्छी एबिलिटी है। दूसरे हंटर्स में से जो सेंट की महक आ रही होती है वो उसको स्मेल कर लेती है और इसीलिए उनको लोगों को पता चल जाता है कि सामने वाला हंटर है। जिन्हों कहता है क्या हंटर के अंदर से सेंट की महक सी आती है? जिसपे वो बंदा बताता है कि हाँ उनकी एक यूनिक कंडीशन है और इसीलिए वो हरदम अपने नोज को रुमाल से कवर करके रखती हैं। और शायद जब उनके आसपास काफी सारे हंटर्स होते हैं तो उनको सांस लेने में दिक्कत होती है। जिन्हू कहता अच्छा तो इसीलिए उन्होंने मेरे से पूछा था कि क्या मैं एक हंटर हूँ। जिन्हू बारूका की थोड़ी सी बातें याद करता है। वो अपने आप से कहता है कि मेरे जैसे हंटर के पास ना ही कोई सेंट है और ना ही आइस स्लेयर की तरह मेरे को कोई आवाज आती है क्योंकि मैं शायद एक प्लेयर हूँ। अब मेरे को नहीं पता कि आखिरकार एक प्लेयर होना क्या है और इस प्लेयर होने का मतलब क्या है। माइनिंग टीम होती है वो बाहर आ जाती है। जिन्वू को सभी थैंक्स बोल रहे होते हैं क्योंकि जिन्वू की वजह से ये लोग 2 घंटे पहले ही अपना काम खत्म करके बाहर आ चुके हैं। माइनिंग टीम का लीडर जिन्वू की काफी अच्छी तारीफ करता है। वो कहता है कि तुम काफी बेहतर इंसान हो, तुम माइनिंग करने के लिए ही पैदा हुए हो। अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं तुमसे एक चीज बोलना चाहूंगा, क्या तुम मेरे साथ काम करने के लिए इंटरेस्टेड हो? वैसे मैं तुमको काफी अच्छा पैसा भी दे दूंगा। जिन्वू कहता है कि अरे नहीं, आपके ऑफर के लिए शुक्रिया लेकिन मैं कुछ और काम कर रहा हूँ। लीडर उससे कहता है कि चलो कोई नहीं, वैसे कल का क्या इरादा है तुम्हारा? तुम चाहो तो कल भी मेरे साथ काम पर आ सकते हो। जिन्वू अपने मन में सोचते हो कहता है कि मेरी री इवैल्यूएशन के लिए अभी भी 2 दिन है। जिन्वू से कहता अच्छा तो हंटर कल भी रेड पे जाएंगे? जिसपे वो बताता है कि हाँ कल भी हम लोग एक ए रैंक के गेट के अंदर जाएंगे। लीडर उसको बताता है कि कल हम लोग स्ट्राइक स्क्वाड बी के साथ जाएंगे ना कि ए के साथ। जिन्वू अपने मन में सोचते कहते क्या स्ट्राइक स्क्वाड बी? लीडर उसको बताता है कि यही तो हंटर गिल्ड की स्ट्रेंथ है। कोरिया में सिर्फ हम ही लोग ऐसे हंटर गिल्ड हैं जिसके पास 2-2 स्ट्राइक स्क्वाड है और वो दोनों स्ट्राइक स्क्वाड ए रैंक के गेट को क्लियर करने में सक्षम है और इसीलिए हम लोग अपना जो काम है वो बांट लेते हैं। जिन्वू से बोलता है तो मेरे को कल कहाँ मिलना है? लीडर को कहता है कि तुमने काफी अच्छा सोचा, मैं सुपरवाइजर से बात करूंगा और मैं उससे बात करके कहूंगा कि तुमको डबल पैसा दे क्योंकि तुम एक एवरेज माइनर से 5 गुना तेजी से काम करते हो तो वो तुमको डबल पैसा दे ही देगा। जिन्वू भी कहता अच्छा चलो ठीक है। अगले सीन में हम लोग योजिन और उसकी कजन को देखते हैं। योजिन यहाँ पर जिन्वू के बारे में बड़बड़ा रहा होता है। उसकी कजन उससे बोलती है कि आखिरकार तुमने मेरे को कॉल करके इस बेकार सी जगह पे क्यों बुलाया है? योजिन बताता है कि मैंने अपने फादर से बात की, जिसकी बात सुनने के बाद उसकी कजन हैरान होते हुए कहती क्या सही में? तो इसका मतलब ये है कि तुम गिल्ड मास्टर बन चुके हो। योजिन कहता है कि हाँ लेकिन मेरे को यहाँ पर जिन्वू की मदद चाहिए। उसकी कजन हैरान होते हुए कहती है भाई ये कौन है, ये जिन्वू कौन है? योजिन उसको अपना फोन दिखाते हुए कहता है कि ये देखो मेरे फोन में, लुक इसको ध्यान से देखो, ये मेरे कॉल को अवॉइड कर रहा है। ये बंदा वही है, उसने मेरे से कहा था कि कुछ समय तक वो मेरे से बात नहीं कर पाएगा, कांटेक्ट नहीं कर पाएगा, लेकिन हफ्ते बीत गए हैं, बहुत ज्यादा समय हो गया है। तभी टीवी पर न्यूज आती है कि ली मिन सुंग हेल्यू स्टार रैंकिंग इवैल्यूएशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। योजिन भी न्यूज सुन के कहता है कि ये क्या बोल रहा है, ये रिसेंटली अवेक्ड हुआ है और ये अपनी रैंकिंग इवैल्यूएशन करवाना चाहता है।
उसकी कजन उसको कहती है कि ये सिर्फ शो ऑफ कर रहा है, इसने ऑलरेडी अपना इवोल्यूशन करवा लिया है और इसको ए रैंक मिली है, ये सिर्फ एक पब्लिसिटी स्टंट करने की कोशिश कर रहा है। और ये बहुत ही ज्यादा ईगो में रहता था अवेक्ड होने से पहले ही। अब ये अवेक्ड हो गया, इसके बाद तो मैं इमेजिन भी नहीं कर सकती हूँ कि अब ये इसके पास कितना ज्यादा ईगो होगा। चलो ये सब छोड़ो, और वैसे भी मैं काफी ज्यादा बिजी पर्सन हूँ। और ऐसा कहते ही यूजिन के पास जो फोन आ रहा होता है उसको खींच लेती है। वो कहती है ये किसका फोन आ रहा है, ये तो जिन्वू है, क्या तुम इसी की बात कर रहे थे क्या, ये देखो ये तो तुमको फोन कर रहा है। योजिन कहता है अरे हाँ इसका फोन आ गया, और फिर योजिन फोन पिक कर लेता है। योजिन जिन्वू से कहता है कि सर आपने कहा था कि आप कुछ दिनों तक कांटेक्ट नहीं कर पाएंगे, लेकिन काफी ज्यादा दिन हो गया है। जिन्वू उसको बताता है कि हाँ मैं डंजन्स में था तो इस वजह से मेरे को थोड़ा सा ज्यादा समय लग गया। वैसे क्या तुमने अपने फादर से बात की? योजिन बताता है कि हाँ एक्चुअली मेरे को आपसे इसी बारे में बात करनी थी सर, तो क्या कल आप फ्री हैं? जिन्वू उससे कहता है कि चलो ठीक है कल तुम आ जाना, लेकिन हाँ थोड़ा सा लेट नाइट आना, हम उसी वक्त मीटिंग करेंगे। योजिन भी कहता है कि हाँ ठीक है सर बिल्कुल। दूसरी तरफ मिस चाइन को देखते हैं जो कि किसी के पास कॉल करती है। कॉल पे कहने वाला बंदा कहता है कि क्या मिस चाइन वैसे आप इस समय कॉल नहीं करती हैं, क्या कोई काम था? मिस चाइन उसको बताती हैं कि हाँ मेरे को एक माइनर के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए थी जो कि आज के रेट पे गया था। मिस चाइन उस बंदे से फोन पे बात करके सांग जिन वू के बारे में इंफॉर्मेशन ले रही होती हैं। वो अपने मन में सोचते हुए कहती हैं वो बॉस लाया डंजन के अंदर खो गया था। ये विश्वास कर पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, क्या वो एक स्पाई हो सकता है जो कि दूसरे गिल्ड से आया है? मैं उसके बारे में सोचना बंद नहीं कर पा रही हूँ। तो मिस्टर चाइन बस जिन्वू के बारे में ही सोच रही होती है। कॉल पे दूसरी साइड जो बंदा होता है वो मिस चाइन को बताता है कि क्या आप हंटर एसोसिएशन के उस ई रैंक के हंटर के बारे में बात कर रही हैं क्या? असल में मिस्टर चोई ने भी यही सेम रिक्वेस्ट मेरे से कल की थी, यानी कि उसके बारे में इंफॉर्मेशन निकालने के लिए। जिसकी बात सुन के मिस चाइन कहती है क्या? जिस पर वो बताता है कि हाँ उन्होंने मेरे से सांग जिन वू की फाइल देखने के लिए कहा था। मिस चाइन उससे कहती है कि क्या तुमको मालूम है उन्होंने ऐसा करने के लिए क्यों कहा था? जिस पर वो कहते हैं कि नहीं, पर हाँ एसोसिएशन भी उसके बारे में काफी इंफॉर्मेशन निकलवा रहा है। मैंने आज से पहले कभी भी किसी हंटर्स के बारे में इतनी ज्यादा जांच पड़ताल करते हुए नहीं देखी, यहाँ तक कि किसी हाई रैंक के हंटर्स के बारे में भी नहीं। मिस चाइन अपने मन में सोच रही होती हैं कि हंटर गिल्ड के जो मास्टर हैं वो भी जानना चाहते हैं कि आखिरकार वो है कौन, जबकि एसोसिएशन उसकी इंफॉर्मेशन को छुपाने की कोशिश कर रहा है। और ये सब किसके लिए? सिर्फ एक ई रैंक के हंटर के लिए? मुझे लगता है कि यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है, मुझे जानना होगा। इसके बाद वो भी यहाँ पर फोन काट कर अपना सोने चली जाती हैं। लेकिन वो अभी भी जिन्वू के बारे में सोच रही होती हैं कि आखिरकार सिर्फ वही एक एक्सेप्शन क्यों है? इतने सारे हंटर्स हैं, सभी हंटर्स में से सिर्फ वही एक लौता है जो कि एक्सेप्शन है। आखिरकार ऐसा क्या है उसमें? और वो एक ऐसा पहला इंसान था जिसकी स्मेल काफी बेहतरीन थी। दूसरी तरफ जिन्वू जो कि सेकंड बार माइनिंग टीम के साथ करने के लिए आया हुआ होता है। आसपास जो खड़े लोग होते हैं वो जिन्वू से काफी कुछ पूछ रहे होते हैं कि जैसा कि उसने खाना खाया कि नहीं खाया, और उसका वेलकम कर रहे होते हैं। तो ये सेम चीज जिन्वू याद कर रहा होता है कि जब वो ओल्ड फ्रेंड्स थे जिनके साथ वो पहले डंजन्स में जाया करता जब उसकी रैंक ई थी, तो वो लोग भी कुछ इसी तरीके से जिन्वू से पूछा करते थे। पर वहाँ पे कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो कि जिन्वू से चिढ़ रहे होते हैं। लेकिन जिन्वू अपने मन में सोचते हुए कहता है कि मैं ये सब कुछ चीज भूल चुका हूँ। वैसे भी मेरे को ये सब चीज की आदत रह चुकी है, मेरी मेमोरीज में अभी भी ये सब चीजें हैं कि किस तरीके से कुछ लोग मेरी तारीफ करते हैं तो कुछ लोग मेरे साथ अच्छे से बात तक नहीं करते हैं, और इन सब की मेरे को आदत सी हो गई है। जब ये लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं तभी यहाँ पर आज का जो स्ट्राइक स्क्वाड है उसका जो लीडर होता है वो इन लोगों के पास आता है और इन लोगों से बोलता है कि मेरे को माइनिंग टीम से कुछ हेल्प चाहिए थी। तो क्या तुम में से कोई ऐसा है जो कि आज की रेड के लिए हमारे बैग को कैरी कर सकता है? माइनिंग टीम का जो एक मेंबर होता है वो उससे कहता है कि तुम क्या चाहते हो कि क्या माइनिंग टीम में से कोई तुम्हारे एक पोर्टर के तौर पर तुम्हारे साथ रेड पर जाए? तभी दूसरा बंदा बोलता है कि वैसे तुम हॉलिंग टीम में से किसी इंसान को क्यों नहीं ले लेते हो, क्योंकि वो लोग काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और वो बेटर भी है बैग को कैरी करने में, तो तुम हमारे पास क्यों आए हो पूछने के लिए? तभी हॉलिंग टीम का जो बंदा होता है वो उससे कहता है कि मेरे लोग कल 3 घंटे तक लगातार काम करते रहे, यहाँ तक कि उन्होंने अपना डिनर भी स्किप कर दिया, और इसके बावजूद भी हम लोगों को काफी ज्यादा टाइम लग गया सब कुछ मैनेज करने में। तो तुम क्या चाहते हो कि हमारी टीम में से, हमारी टीम के मेंबर में से कोई जाए और इनके बैग को कैरी करे? मैं हॉलिंग टीम में से किसी को भी नहीं भेजूंगा, हमारे पास वैसे भी टाइम नहीं है, और वैसे भी कल तुम लोगों ने 3 घंटे पहले ही काम खत्म कर लिया था, तो तुम अपने में से किसी मेंबर को क्यों नहीं भेज देते हो? तभी माइनिंग टीम का जो लीडर होता है वो कहता है हाँ तुम्हारी बात तो ठीक है, हम लोगों ने कल अपने काम को खत्म कर दिया था सांग जिन वू की वजह से। तभी जो स्ट्राइक स्क्वाड का जो
लीडर होता है वो कहता है, तो क्या किसी की इच्छा है जो स्ट्राइक स्क्वाड के साथ आज आना चाहेगा, और जितनी जल्दी रेड खत्म हो जाएगी हम तुमको एक्स्ट्रा बोनस भी देंगे, पर हाँ इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा रिस्क भी रहेगा। माइनिंग टीम के जो बाकी मेंबर्स होते हैं वो अपने मन में सोच रहे होते हैं कि सिर्फ थोड़े से पैसों के लिए हम लोग अपनी जिंदगी को इतने बड़े रिस्क में क्यों डालें, और अगर ये मेरे को फोर्स भी करेगा तब भी मैं नहीं जाने वाला हूँ। माइनिंग टीम का जो लीडर होता है वो स्ट्राइक स्क्वाड के लीडर से कहता है कि देखिए मिस्टर सन की-हून, वैसे हम लोग बी रैंक के डंजन के अंदर जाने के आइडिया को भी अच्छा नहीं मानते हैं, हम लोग तो उसमें भी नहीं जाते हैं, और आप हमसे एक ए रैंक के डंजन के अंदर जाने के लिए कह रहे हैं। और मेरे को नहीं लगता कि ए रैंक का डंजन किसी भी लो रैंक के हंटर के लिए एक बेहतर जगह है। हम सभी लोग जानते हैं कि पोर्टर को स्ट्राइक स्क्वाड का जो बैग होता है सिर्फ वो उठाना होता है, लेकिन हम लोग माइनर के तौर पर यहाँ पर जो काम करते हैं उससे अगर कंपेयर किया जाए तो ये बहुत ही ज्यादा रिस्की है। और माइनिंग टीम में से ज्यादातर जो हंटर्स हैं वो डी रैंक के हंटर्स हैं, और सिर्फ उनमें से कुछ ही हैं जो कि ई रैंक के हंटर्स हैं। और अगर किसी भी प्रकार का कोई भी एक्सीडेंट होता है, यहाँ तक कि एक छोटा भी अगर एक्सीडेंट होता है डंजन के अंदर, तो भी वो बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है हमारे लिए। और आखिरकार कौन अपनी पूरी जिंदगी को दांव पे लगाएगा सिर्फ कुछ पैसों के लिए, जिस पे मिस्टर सन की-हून कहते हैं चलो ठीक है, तो कोई भी यहाँ पर नहीं है ना जो हमारे साथ चलना चाहेगा। अभी माइनिंग टीम का एक मेंबर हाथ उठाता है और आप लोग को मालूम होगा वो कौन है, वो कोई और नहीं सांग जिन वू होता है। सांग जिन वू कहता है कि मैं जाना चाहूंगा। जिनवू के आसपास खड़े जो लोग होते हैं जिनवू को ये बात सुन के काफी ज्यादा हैरान होते हैं। वो लोग तो बस जिनवू की तरफ ही देख रहे होते हैं। वो लोग जिनवू के ऊपर चिल्लाते हुए कहते हैं कि क्या तुम एक ए रैंक के डंजन के अंदर जाना चाहते हो? तुम एक ई रैंक के हंटर हो। जिनवू तुम समझ रहे हो ना कि तुम क्या करने जा रहे हो, और आखिरकार तुमको ऐसी जगह पे जाने की इतनी इच्छा क्यों हो रही है जिस जगह पर हाई रैंक के बीच तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं तुमको फिनिश करने के लिए, और हम तुमसे काफी साल बड़े हैं, और हमें नहीं लगता कि तुमको कुछ पैसों के लिए अपनी लाइफ को दांव पे लगाना चाहिए। जिनवू उन लोगों से कहता है कि अरे कोई नहीं, मैं ठीक हूँ, मैं सब कुछ देख लूंगा, कोई चिंता की बात नहीं है। जिनवू अपने मन में सोचते हुए कहता है इन सभी लोगों को लग रहा होगा कि मैं इन लोगों के साथ सिर्फ इनके बैग्स को कैरी करने के लिए जा रहा हूँ, और स्ट्राइक स्क्वाड को लड़ता हुए देखकर मैं उनसे काफी कुछ सीख सकूंगा। ये मेरे लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होगा, और जैसा कि एक ए रैंक डंजन रेड है तो मेरे को ये अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करनी चाहिए। अभी माइनिंग टीम में से जो एक मेंबर होता है वो कहता है अरे यार, ऐसा लग रहा है कि तुमने बिना कुछ जाने बिना कुछ सोचे समझे ही बस अपना हाथ उठा दिया है। तुम्हारा कल पहला दिन था इस जॉब पर। तभी मिस्टर सन की-हून उससे पूछते हैं कि वैसे इसकी रैंक क्या है, जिस पर वो बंदा हंसते हुए कहता है कि एक ई रैंक का हंटर है, और इसकी रैंक इतनी ज्यादा कम है तो मेरे को लगता है कि तुमको किसी और को अपने साथ ले जाना चाहिए। जिस पर मिस्टर सॉन की-हून कहते हैं कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, हम इसी के साथ जाएंगे। और फिर जिन्हें उससे हाथ मिलाते हैं और उससे कहते हैं कि तुम्हारे साथ काम करके अच्छा लगेगा। और फिर इन लोगों में अपना इंट्रोडक्शन वगैरह हो जाता है। फिर जिन वो उन लोगों के साथ जाने के लिए रेडी हो जाता है, उन लोगों का बैग वगैरह उठा लेता है। अपने मन में सोचते हुए कहता है कि कल का जो गेट था उसकी तुलना में ये बहुत ज्यादा बड़ा है। मिस्टर सॉन की-हून इन सभी लोगों से कहते हैं कि आज का जो गेट है वो बहुत ही ज्यादा बड़ा है, लेकिन कल वाला जो गेट था उसकी तुलना में आज के गेट की जो माना लेवल है वो कम है। और अगर गेट काफी ज्यादा खतरनाक होता तो गिल्ड कभी भी सेकंड टायर स्ट्राइक स्क्वाड के ऊपर ट्रस्ट ही नहीं करती, और अगर उन्होंने ऐसा किया है तो हमको इस चीज पर ध्यान रखना चाहिए। और फिर ये लोग एक एक करके डंजन के अंदर एंटर करने लग जाते हैं। जिन वो बताता है कल का जो स्ट्राइक स्क्वाड था और आज का जो स्ट्राइक स्क्वाड है इन लोगों में ज्यादा अंतर नहीं है। अंतर सिर्फ इतना है कि इसमें कोई भी एस रैंक का हंटर नहीं है। इस टीम के अंदर 11 ए रैंक के हंटर्स और 6 बी रैंक के हंटर्स हैं। तो दोस्तों आज का जो स्ट्राइक स्क्वाड है इसमें एक एस रैंक का हंटर भी है। तो आप लोग मेरे को कमेंट करके बताइएगा कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। जिन वो आगे बताता है कि अगर ये जो टीम है अगर ये किसी दूसरे गिल्ड का पार्ट होती तो इन लोगों को सेकंड टायर का स्ट्राइक स्क्वाड नहीं कहा जाता। और फिर ये लोग डंजन के अंदर एंटर कर जाते हैं। जिन वो अपने मन में सोचते हुए कहता है कि डेफिनेटली ये जो गेट है कल की तुलना में कम माना एमिट कर रहा है, और मेरे को नहीं लगता कि एसोसिएशन का जो असेसमेंट है वो गलत हो सकता है। लेकिन आखिरकार क्यों मेरे को एक स्ट्रेंज सी सेंस आ रही है, और इस प्रकार की जो सेंस है
वो मेरे को रेड गेट के आगे जब मैं खड़ा था तब आई थी। मेरे को लग रहा है कि मैं बहुत ज्यादा सोच रहा हूँ, और वैसे भी मेरे को इतना सा कुछ नहीं सोचना चाहिए। मैं तो स्ट्राइक स्क्वाड का कोई मेंबर भी नहीं हूँ। तभी स्ट्राइक स्क्वाड में की एक मेंबर वो जिन्हों से कहती है कि तुमको नर्वस होने की जरूरत नहीं है। मिस्टर सॉ की-हून सिर्फ वही नहीं है जो कि स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पर जितने भी हंटर्स हैं ये सभी के सभी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। तभी मिस्टर सॉ की-हून से कहते हैं कि चलो ठीक है शुरू करते हैं। जिन्हों भी अपने मन में सोचते हुए उस लड़की की तरफ देखते हुए कहता है कि शायद एक ए रैंक की हीलर है। वैसे जूही भी एक बी रैंक की हंटर थी, और अगर वो अपने डर के ऊपर काबू कर लेती, वो इतनी काबिल तो थी ही, वो एक स्ट्रॉन्ग स्ट्राइक स्क्वाड को ज्वाइन कर लेती। और इस स्क्वाड में जितने भी 6 बी रैंक के हंटर्स हैं वो ए रैंक के हंटर्स जितने ताकतवर हैं। और मुझे लगता है कि हंटर्स गिल्ड के पास 2 या 2 से ज्यादा स्ट्राइक स्क्वाड है। ये सभी लोग डंजन के आगे आगे जा रहे होते हैं। स्ट्राइक स्क्वाड का जो एक मेंबर होता है वो जिन्हों से कहता है कि तुमको चिंता करने की जरूरत नहीं है, जितनी भी यहाँ पर फाइट वगैरह होगी वो हम सब कुछ हैंडल कर लेंगे। बस तुमको एक चीज करनी है, तुम हमारे एकदम क्लोज रहना, और फिर तुमको डरने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे पास किसी भी प्रकार से कोई भी अटैक नहीं कर पाएगा। जिन्हों के साथ चल रही जो स्ट्राइक स्क्वाड की मेंबर होती है वो जिन्हों से कहती है कि इनके कहने का मतलब ये है कि अगर मेज के ऊपर अटैक होता है तो वो टैंक का फॉल्ट है, और अगर हीलर के ऊपर अटैक होता है तो वो स्ट्राइक स्क्वाड का फॉल्ट है, और अगर पोर्टर के ऊपर अटैक हो जाता है तो वो पूरे गिल्ड का ही फॉल्ट है। तो अब तुम समझ ही गए होगे। और इसी वजह से पोर्टर एक टारगेट बन जाता है किसी भी अटैक का। तो तुमको डरने की वजह जरूरत है नहीं। जब तक स्ट्राइक स्क्वाड फेल नहीं होता है तब तक तुम ठीक रहोगे, तुमको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। मिस्टर सॉन की-हून अपने मन में सोच रहे होते हैं कि ये मेरा पहली बार है जब मैं हंटर गिल्ड के स्ट्राइक स्क्वाड को ज्वाइन करने के बाद पहली बार मैं स्ट्राइक स्क्वाड को लीड कर रहा हूँ। और अगर इस रेड को मैं सक्सेसफुली कंप्लीट कर लेता हूँ तो मैं बी टीम का ऑफिशियल लीडर अपॉइंट कर दिया जाऊंगा। मैं गिल्ड मास्टर और वाइस गिल्ड मास्टर की तरह स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं ए रैंक हंटर में टॉप टायर में आता हूँ और मैं ये कर सकता हूँ। और तभी इन लोगों पर अटैक हो जाता है और तुरंत ये लोग एकदम एक्टिव हो जाते हैं, जिसको देख के जिन्हों तो काफी ज्यादा हैरान होता है। जिन्हों अपने मन में सोचते हुए कहता है वाओ, ये लोग तुरंत अटैक मोड में आ गए, जबकि इन लोगों को अभी तक कोई ऑर्डर भी नहीं दिया गया है। जिन्हों वो अपने सामने उस चीज को देखते हुए कहता है ये क्या चीज है। सभी हंटर्स भी यहाँ पर जितने भी मॉन्स्टर इन लोगों पर अटैक कर रहे होते हैं वो लोग इन लोगों को मार रहे होते हैं। मिस्टर सॉन की-हून कहते हैं कि आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है, और वैसे ए रैंक के डंजन के अंदर जैकल्स क्या कर रहे हैं। जिन्हों भी उन लोगों से कहता है वैसे आमतौर पर ये लोग ए रैंक के डंजन के अंदर तो नहीं पाए जाते हैं, और बाकी सभी जो हंटर्स होते हैं वो भी थोड़े से हैरान होते हैं कि आखिरकार ये लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं। जिन्हों बताता है कि डंजन जैकल्स एक सी रैंक के मैजिक बीस्ट्स होते हैं। ये लोग काफी ज्यादा कमजोर होते हैं। ए रैंक के डंजन के अंदर सरवाइव कर पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि इनकी जो फूड चेन होती है वो काफी ज्यादा लो होती है, और नॉर्मली ये लोग जो ताकतवर बीस्ट होते हैं उनका शिकार बन जाते हैं। इसी वजह से इनकी जो पॉपुलेशन होती है वो सस्टेन नहीं कर पाती और वो खत्म हो जाते हैं। स्ट्राइक स्क्वाड की जो मेंबर होती है वो कहती है यहाँ पर कोई भी बीस्ट्स नहीं है जिनका ये जैकल शिकार कर सके, और इसीलिए यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई फूड सोर्स अवेलेबल ही नहीं है। तो इन जैसे लो रैंक के बीस्ट के लिए इस जगह पर सरवाइव कर पाना इम्पॉसिबल है। तभी जिन्वू जो जैकल होता है उसके करीब जाता है, उसको देखते हुए कहता है ये मार्क, ये लोग सिर्फ जैकल नहीं है, असल में ये लोग पालतू हैं, ये लोग किसी दूसरे के द्वारा पाले गए हैं। मिस्टर सॉन की-हून कहते हैं अच्छा, तो कोई इन बीस्ट्स को यहाँ पर छोड़ गया है और वो इनका इस्तेमाल हंटिंग डॉग की तरह कर रहा है। जिन्हों भी अपने मन में सोचते हुए कहता है कि एक ऐसा बीस्ट जो कि इतना ज्यादा स्मार्ट है, जो कि इनको हंटिंग डॉग की तरह इस्तेमाल कर रहा है, ऐसा बीस्ट जो कि दिमाग का इस्तेमाल कर सकता है, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि उसकी स्पीसीज क्या है। ये कोई आसान अपोनेंट नहीं होने वाला है, और ऐसे अपोनेंट को कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। और शायद मेरी जो गट फीलिंग थी वो सही साबित हुई आखिरकार। जिन्हों पीछे देखते अपने मन में सोचते हो कहता है कि असली बॉस तो आ रहा है। बाकी सभी जो हंटर्स होते हैं वो भी इसको देख के काफी ज्यादा हैरान होते हैं। वो लोग कहते हैं हाई ऑर्क्स, आखिरकार हाई ऑर्क्स यहाँ पर कर क्या रहे हैं। और फिर ये जो हाई ऑर्क्स और फिर ये जो ऑर्क्स होते हैं इन लोगों के ऊपर अटैक कर देते हैं। ये सभी हंटर्स भी उन लोगों से फाइट करते हैं, अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं, लेकिन वो काफी ज्यादा ताकतवर होते हैं। वो इन लोगों को काफी ज्यादा बुरी तरह मारते हैं। काफी सारे हंटर्स के तो हाथों को काट देते हैं। इन लोगों के साथ आए हुए जो हीलर्स होते हैं वो अपनी हीलिंग मैजिक का इस्तेमाल करके इन हंटर्स को रिकवर भी कर रहे होते हैं, लेकिन ये हाई लेवल के ऑर्क्स इन लोगों को काफी तेजी से अटैक कर रहे होते हैं इन लोगों पर, और काफी ज्यादा इन लोगों को घायल कर देते हैं। मिस्टर सॉन
सॉन की उन लोगों से कहते हैं कि हमारे नंबर काफी ज्यादा तेजी से घट रहे हैं और इन लोगों ने हम लोगों को चारों तरफ से घेर लिया है, तो हम लोगों को अलग अलग ग्रुप बना के इन लोगों के ऊपर अटैक करना होगा। तो सभी के सभी लोग 3-3 के ग्रुप में बढ़ जाओ, फटाफट जल्दी करो। मिस्टर सॉन की हून अपने मन में सोचते हुए कहता है कि माना कि एक ए रैंक का गेट है, लेकिन मेरे को नहीं लगता कि 20 से ज्यादा हाई ऑर्क्स एक साथ अटैक कर सकते हैं। और आज का जो डंजन था और एसोसिएशन के असेसमेंट के अकॉर्डिंग आज का डंजन इतना भी ज्यादा खतरनाक नहीं होने वाला था। ये ऑर्क अलग ही स्ट्रॉन्गेस्ट टाइप के हैं। इनमें से सिंगल हाई रैंक का जो ऑर्क है वो एक ए रैंक के हंटर जितना ताकतवर है, लेकिन दिक्कत ये है कि यहाँ पर पूरी आर्मी है और यहाँ पर टोटल 22 हैं। तो असल में यहाँ पर जो बैटल हो रही है वो 17 हंटर्स और 22 हाई ऑर्क के बीच में हो रही है। हम लोग के नंबर्स ही कम नहीं है, हमारे जो बी रैंक के हंटर्स हैं वो इतने ज्यादा ताकतवर है ही नहीं कि वो इन 20 से मुकाबला कर सके। वैसे हमारे जो ए रैंक के हंटर्स हैं इन हाई ऑर्क से ज्यादा ताकतवर हैं, लेकिन दिक्कत ये है कि अगर कोई भी बी रैंक का हंटर मारा जाता है तो ये हमारे लिए एक डिसएडवांटेज होगी। हमारे पास कोई भी चॉइस नहीं है, लेकिन प्लीज मरो मत सभी के सभी लोग। लेकिन यहाँ पे जो हाई ऑर्क्स होते हैं वो तो इन लोगों के ऊपर बिल्कुल भी दया ही नहीं दिखा रहे होते हैं, वो इन लोगों का सफाया कर रहे होते हैं। यहाँ से हीलर्स भी यहाँ पे लगे हुए होते हैं इन लोगों को हील करने में। तो स्ट्राइक स्क्वाड की जो एक हीलर होती है वो यहाँ पर दूसरे मेंबर को हील कर रही होती है, तभी उसके ऊपर एक हाई ऑर्क अटैक करता है, जिसको देखकर उसको लगता है कि अब उसका अंत आ गया है और वो आंखें बंद कर लेती है। लेकिन तभी हम लोग सामने जो जिन्होंने बैग उठाया वो होता है, उस बैग को साइड में रखा हुआ देखते हैं। तो अब हम लोग समझ चुके हैं कि जिन्वो हो चुका है अब एक्टिव और जिन्वो भागते हुए आता है काफी ज्यादा तेजी से और उस लड़की के आगे जाता है और उसको बचा लेता है। वो लड़की देख के काफी ज्यादा हैरान होती है कि अब ये कौन आ गया, आखिरकार यहाँ पर अभी हुआ क्या है। ये देखकर हीलर गर्ल जो होती है तो काफी ज्यादा हैरान होती है कि आखिरकार ये सब कैसे हो रहा है, ये कर कौन रहा है। साथ ही में यहाँ पर जितने भी हंटर्स होते हैं वो लोग भी ये चीज नोटिस करते हैं कि अब उन लोगों को मॉन्स्टर से लड़ने के लिए ज्यादा ताकत का इस्तेमाल नहीं करना पड़ रहा है और ये बल्कि उनके ऊपर ही भारी पड़ रहे हैं उल्टा। तो असल में जिन्वो अपने हाइडिंग एबिलिटी का इस्तेमाल करके यहाँ पर जितने भी मॉन्स्टर्स होते हैं उनके ऊपर अपने डैगर से अटैक करता है और जिन्वो का जो डैगर होता है उसकी पावर एक्टिवेट होते ही इनकी जो हेल्थ होती है वो काफी ज्यादा कम हो जाती है और इसी वजह से यहाँ पर जितने भी हंटर्स होते हैं वो इन मॉन्स्टर्स के ऊपर भारी पड़ रहे होते हैं। मिस्टर सॉन की हुनी देख के काफी ज्यादा हैरान होते हैं। वो कहता है भाई ये सब क्या चल रहा है, आखिरकार ये लड़ाई इतनी ज्यादा इजी कैसे हो गई। हम लोग बाकी सभी जितने भी मॉन्स्टर्स होते हैं उनके शरीर पर देखते हैं जिनके ऊपर जिन्वो के डैगर से अटैक हो रहा होता है और वो लोग भी काफी ज्यादा घायल हो रहे होते हैं। जिन्वो अपने मन में सोचते हुए कहता है कि मैं हाई ऑर्क्स को अपनी पावर का इस्तेमाल करके कमजोर तो कर रहा हूँ, साथ ही में मैं ये भी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं इनके द्वारा पकड़ा ना जाऊँ, ये लोग मेरे को देख ना पाए। लेकिन मेरे को ऐसा लग रहा है कि इनमें से कुछ जो हाई ऑर्क्स हैं उन्होंने मेरे को नोटिस कर लिया है। तभी जिन्वो उनमें से जो एक मॉन्स्टर होता है उसके काफी ज्यादा करीब जाके अपना डैगर उसके एकदम शरीर से टच करता है, उससे कहता है कि कोई भी बेवकूफी मत करना, नहीं तो तुम्हारे लिए भारी पड़ सकता है। जिन्वो अपने मन में सोचते हुए कहता है कि सॉन क्यूहून और बाकी सभी जो अदर मेंबर्स हैं वो सभी के सभी इलाइट मेंबर हैं हंटर गिल्ड के, जो कि इस कंट्री की सबसे बेस्ट गिल्ड है। मैं इन लोगों की मदद इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि मेरे को इनके अंदर ट्रस्ट नहीं है, मैं इन लोगों की मदद सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जो हाई ऑर्क्स हैं इनको हल्के में नहीं लिया जा सकता और एक फीमेल हीलर को इन्होंने तो लगभग मार ही दिया था और मैं खड़े खड़े किसी को मरते हुए तो नहीं देख सकता। और जिन्वो को यहाँ पर लेवल अप भी हो रहा होता है। जिन्वो कहता है कि मेरे को ऐसा लग रहा है कि मेरा लेवल अप हो रहा है क्योंकि मैं अपने लोगों की हेल्प कर रहा हूँ। मैंने ऐसा सोचा नहीं था कि ऐसा भी कुछ होगा। सभी हंटर्स ने यहाँ पर जितने भी मॉन्स्टर्स होते हैं उन सभी को हरा दिया होता है, फिनिश कर दिया होता है। मिस्टर कीहुन सभी लोगों से कहते हैं कि ठीक है, लगता है हम लोगों ने सभी को खत्म कर दिया है, तो कोई इंजर्ड तो नहीं हुआ है और अगर कोई इंजर्ड हुआ है तो जल्द से जल्द हीलर्स उनको हील करें। जिन्वो भी अपनी जगह पर वापस आ गया होता है अपने पोजीशन पे, उनका लगेज वगैरह उठा लिया होता है। हंटर्स यहाँ पर बात कर रहे होते हैं कि मैं तो विश्वास ही नहीं कर सकता कि हमने पूरी हाई ऑर्क की आर्मी को खत्म कर दिया है। ये किसी मिरेकल से कम नहीं है कि यहाँ पर किसी को भी ज्यादा इंजर्ड ही नहीं हुई। लेकिन इनमें से जो एक फीमेल हंटर होती है वो अपने मन में सोचते हुए कहती है कि ये पोर्टर हम लोगों को बेवकूफ समझता है। तो वो जिन्वो की ही बात कर रही होती है। वो कहती है कि मैं एक मैजिक कैस्टर हूँ और ऑफ कोर्स मैंने इसको नोटिस कर लिया था जब इसने अपने कैमोफ्लेज स्किल का इस्तेमाल किया था। तभी हीलर गर्ल अपने कैप्टन को बताती है जब मेरे ऊपर हाई ऑर्क ने अटैक कर दिया था तो मैंने नोटिस किया क्यों मेरे सामने ही हवा में पूरी तरीके से गायब हो गया। मिस्टर कीहुन कहते हैं ओह तो ये बात है, तो क्या तुम ये कहना चाहती हो कि किसी ने यहाँ पर सीक्रेटली कास्ट स्पेल किया था। साइड में खड़ी एक हंटर जिसका नाम गीना होता है उससे बोलता है कि क्या वो तुम थी। गीना उसको साफ साफ मना कर देती है, वो कहती है कि नहीं मैं तो कर भी नहीं सकती हूँ। और वैसे भी उस फाइट के दौरान उन हाई ऑर्क से बचकर कास्ट स्पेल करना
ये बहुत ज्यादा मुश्किल काम है और हमारे पास कोई ऐसा मेज नहीं है जो कि कर्स स्पेल का इस्तेमाल कर सकता है। और हमारा जो स्ट्राइक स्क्वाड है उसमें जो ज्यादातर लोग हैं वो फायर टाइप मूव का इस्तेमाल कर सकते हैं और हमारे पास कोई भी असैसिन टाइप का हंटर नहीं है। तभी यहाँ पर वो जो हंटर गर्ल होती है जिसने जिन्हों के ऊपर नोटिस किया होता कि ये जिन्वू ही गड़बड़ कर रहा है, वो कहती कि हाँ ये सही बोल रही है, जरूर यहाँ पर कोई आउटसाइडर है। वो अपने मन में सोचते हुए कहती है कि ऐसा लग रहा है कि किसी वजह से ये अपनी जो ट्रू आइडेंटिटी है उसको छुपा रहा है, तो लगता है कि मेरे को अभी चुप ही रहना चाहिए। मिस्टर सॉन की-हुन भी कहते हैं कि हाँ ये चीज तो मैंने भी नोटिस की थी, बैटल के सेकंड हाफ में जो हाई ऑर्क्स थे वो कुछ अलग तरीके से बिहेव कर रहे थे और हम लोगों ने उन सभी को हरा दिया बिना किसी नुकसान के। तभी एक हंटर उससे पूछता है कि क्या हमको और भी आगे चलना चाहिए। मेरे को लगता है कि डंजन और भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है और हम लोग बस डंजन के अंदर एंटर ही किए हैं और हमारा सामना हाई ऑर्क से हो गया है और अब तो ये कोई बता भी नहीं सकता है कि हम लोग जैसे जैसे डंजन के अंदर जाएंगे कौन कौन से किस किस प्रकार के बीस्ट वहाँ पर हो सकते हैं। तभी मिस्टर सॉन की-हुन से जो एक टैंक हंटर होता है वो बोलता है कि हम सभी लोग जानते हैं कि यहाँ पर हाई ऑर्क्स आए थे अभी, तो मेरे को लगता है कि हमको यहाँ पर गिल्ड मास्टर या वाइस गिल्ड मास्टर को सबसे पहले बता देना चाहिए, नहीं तो हमारा जो स्ट्राइक स्क्वाड है वो सीरियसली काफी ज्यादा खतरे में पड़ सकता है। तो कैसा रहेगा कि अगर हम लोग यहाँ से वापस चलें तो, या हम लोग कुछ समय बाद आ जाएंगे, कुछ और हीलर और मेजिस को अपनी टीम में रिक्रूट कर लेंगे, उसके बाद हम लोग यहाँ पर आएंगे ताकि हम लोगों को ज्यादा यहाँ पर दिक्कत ना हो। की-हुन मैं जानता हूँ कि तुम ऐसा नहीं करना चाहते हो, तुम पहली बार स्ट्राइक स्क्वाड को लीड कर रहे हो, लेकिन मेरे को लगता है कि हम लोगों को वापस होना चाहिए, हमें वापस चलना चाहिए। मिस्टर की-हुन भी अपने मन में सोचते हुए कहता है कि अगर मैं इस रेड को सक्सेसफुली कंप्लीट कर लेता हूँ तो मैं सेकंड स्ट्राइक स्क्वाड का ऑफिशियल लीडर बन जाऊंगा और मेरे को नहीं लगता कि मेरे को सेकंड चांस दिया जाएगा। जिन्वू अपने मन में सोचते हुए कहता है कि ये डिसीजन इसके लिए आसान नहीं होने वाला है क्योंकि हर हंटर चाहता है कि वो डंजन को क्लियर करे, लेकिन हाँ अगर ये काफी अच्छा लीडर होगा तो ये चूज करेगा। और तभी मिस्टर की-हुन जो होते हैं वो कहते हैं कि चलो ठीक है हम लोग वापस चलेंगे। तो असल में सांग जिन-वू भी अपने मन में यही सोच रहा होता है कि अच्छा लीडर इस समय पर यही चॉइस करेगा कि उसे अभी वापस चलना चाहिए, क्योंकि उसे नहीं मालूम कि डंजन के अंदर और कितने ज्यादा खतरनाक मॉन्स्टर्स हो सकते हैं। जब उनका सामना पहले ही खतरनाक मॉन्स्टर से हो गया है तो डंजन के अंदर पता नहीं कौन कौन से मॉन्स्टर्स मिल सकते हैं और इसीलिए इस सिचुएशन में एक अच्छा लीडर यही चॉइस करेगा कि वो वापस चले। बाकी सभी जो हंटर्स होते हैं वो भी राहत की सांस लेते हैं। मिस्टर सॉन की-हुन उनसे कहते हैं कि मैं इतना बड़ा भी इडियट नहीं हूँ। और ये लोग जब डंजन से बाहर जा रहे होते हैं तभी वो लोग देखते हैं कि डंजन से बाहर जाने का जो रास्ता होता है वो बंद हो गया है। वो कहते हैं क्या बैरियर? हंटर गर्ल उन लोगों को बताती है इस कास्ट को सिर्फ एडवांस स्पेल का इस्तेमाल करके करा जा सकता है। सॉन की-हुन कहते हैं कि जब हम लोग अंदर आए थे तब तो कोई दिक्कत नहीं थी, अब बाहर जाते समय ब्लॉक हो गया, आखिरकार यहाँ पे चल क्या रहा है, क्या हम इसको रिमूव कर सकते हैं? जिस पे वो गर्ल उसको बताती है कि हाँ हम लोगों को बस थोड़ा सा टाइम लगेगा। वो अपने मन में सोच तो कहती है कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज तो ये है कि इस डंजन के अंदर ऐसा कुछ है जो कि एडवांस स्पेल को कास्ट कर सकता है और ये अच्छी बात है कि हम लोग यहाँ से बाहर जा रहे हैं, लेकिन इसमें कोई डाउट भी नहीं है कि हमारा जो इस समय स्ट्राइक स्क्वाड है वो इतना कैपेबल नहीं है कि वो इस डंजन को क्लियर कर पाए। और तभी वो यहाँ पर कुछ सेंस करती है, वो यहाँ पर अच्छे समझने की कोशिश करती है तो उसको यहाँ पर पता चलता है, वो कहती है क्या ये तो इस डंजन का बॉस है? अरे नहीं। तभी वो यहाँ पर गीना से कहती है गीना जल्दी से मेरी मदद करो, हम लोग को इस बैरियर को यहाँ से हटाना होगा जल्द से जल्द। और फिर गीना भी उसकी मदद करने के लिए आ जाती है। जिन्वू ये सब कुछ देख रहा होता है, वो अपने मन में सोचते हुए कहता है कि ये जो बैरियर है ये इतना ज्यादा ताकतवर है कि ये इतना ज्यादा माना वेव्स को प्रोड्यूस कर रहा है कि जो हंटर्स माना वेव्स के बारे में कुछ जानते भी नहीं है, उसके बारे में कुछ समझते भी नहीं है, वो भी इस चीज को सेंस कर सकते हैं। ये तो कुछ अलग ही हो रहा है। जो मैजिशियन गर्ल हंटर होती है वो अपने मन में सोचते कहती है कि आखिरकार डंजन के जब हम लोग बाहर थे तब कोई भी इन माना वेव्स को डिटेक्ट क्यों नहीं कर पाया? तो क्या इसका मतलब ये है कि बॉस अपने प्रेजेंस को हाइड कर सकता है? और वो बहुत ताकत लगा रही होती है कि उस बैरियर को ब्रेक कर दे, लेकिन उसकी खुद की यहाँ पर हालत खराब हो गई होती है, लेकिन वो बैरियर टूट ही नहीं पाता है। तभी इन लोगों के ऊपर एक कर्स स्पेल होता है जिससे कि जितने भी मेजेस होते हैं उन सभी लोगों के ऊपर कर्स लग जाता है और वो सभी के सभी काफी ज्यादा घायल हो जाते हैं। सभी हंटर्स पीछे देखते हैं, वो पीछे देख के काफी ज्यादा हैरान होते हैं। वो कहते हैं ओ भाई ये क्या है? अब
हमारा स्ट्राइक स्क्वाड 20 हाई लेवल के ऑर्क्स को बहुत ही ज्यादा मुश्किल से हैंडल कर पाया था, उनको हरा पाया था। लेकिन अब ये तो 50 से भी ज्यादा है। उन लोगों के सामने काफी सारे हाई ऑर्क्स आगे होते हैं, जिनको देखकर वो सभी के सभी काफी ज्यादा डर जाते हैं। उनमें तो जो एक ऑर्क होता है वो मिस्टर कीहून के पास आता है। कीहून उन लोगों से कहता है कि हम इनसे लड़ नहीं सकते और अगर हम लोगों ने इनसे लड़ने की कोशिश की तो हम लोग मारे जाएंगे। पीछे खड़ा जो टैंक होता है वो अपने मन में सोचते हुए कहता है कि अगर हम लोगों के पास इस समय मिस्टर चोई या मिस चाही होती तो हम लोग कुछ और ही सिचुएशन में होते। तभी यहाँ पर जो ऑर्क होता है वो बोलता है कि सुनो इंसान, मैं कारगलन हूँ और मैं तुमसे मिलना चाहता था। ये देख के हंटर गर्ल मैजिशियन हंटर गर्ल से पूछती है ऑर्क जो हमारी लैंग्वेज बोल सकता है क्या है किसी स्पेल का इस्तेमाल कर रहा है। मैजिशियन गर्ल उसको बताते है कि ये सिर्फ एक पपट है, कोई दूसरा है जो कि इसके थ्रू हम लोगों से बात कर रहा है। मिस्टर सॉन कीहून कारगलन से बोलते हैं कि कारगलन क्या तुम ही हो जिसने इस केव को ब्लॉक किया है। जिस पर वो कहता है कि हाँ मैं वही हूँ और इंसानों के पास इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि वो मेरे मैजिक बैरियर को तोड़ सके। मिस्टर सॉन कीहून से पूछते हैं डंजन के अंदर क्या कोई और दूसरा बीस्ट है जो कि तुमसे ज्यादा ताकतवर है। जिस पर वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो कहता है कि आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, कोई भी नहीं है जो कि मेरे खिलाफ खड़ा हो सके। वैसे अभी तुम्हारी चॉइस है कि तुम मेरे सोल्जर्स के हाथों मरो या मेरे को फॉलो करो। मिस्टर सॉन कीहून कहते हैं मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। जिन्हों अपने मन में सोचते हो कहता है कि अब ये करना क्या चाह रहा है, कहीं ये प्लानिंग तो नहीं कर रहा है कि ये बॉस के साथ नेगोशिएशन करेगा और कोशिश करेगा कि वो यहाँ से जिंदा वापस चला जाए। मिस्टर सॉन कीहून भी बहुत ही ज्यादा परेशान होते हैं। वो अपने मन में सोचते हो कहते हैं हम लोगों के पास कोई और चॉइस नहीं है। जिसके बाद वो सांग जिनवू से कहते हैं कि जिनवू कहता है हाँ बोलिए। वो बोलते हैं कि जिनवू हम जैसे ही बॉस को देखेंगे तो हम उसके ऊपर एक सरप्राइज अटैक करेंगे। हमें नहीं पता कि हम जीतेंगे या नहीं जीतेंगे। तुम किसी भी तरीके से हाई ऑर्क से बचकर यहाँ से निकलने का किसी भी तरीके से कोई तरीका निकाल लेना और मेन स्ट्राइक स्क्वाड से कांटेक्ट करना। जिनवू से कहता है कि लड़ाई तो तब तक खत्म हो चुकी होगी जब तक कि बैकअप यहाँ पर आएगा। तो कहीं आप ऐसा तो नहीं सोच रहे हैं ना कि सभी लोग अपनी जिंदगी को दाव पे लगाएंगे ताकि वो लोग बॉस को हरा सके। मिस्टर सॉन कीहून कहते हैं कि जो हमारा अल्टीमेट गोल है वो इस गेट को क्लोज करना है। हमारा गोल ये नहीं है कि हम इस डंजन से जिंदा बाहर जाएं, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने हमारे ऊपर काफी सारा पैसा इन्वेस्ट किया है तो हमको ये करना ही पड़ेगा। तभी जो हंटर गर्ल आती है जिन्वू के पास आती है, उससे बोलती है कि जिन्वू मेरे को तुमसे कुछ चीज पूछनी है, तुम मेरा काम कर दोगे। जिस पर वो कहती है कि मैं तुमको ये नोट्स दे रही हूँ, ये बुक अगर तुम यहाँ से बाहर निकल जाते हो सक्सेसफुली तो ये तुम मेरी फैमिली को दे देना। बाकी हंटर्स भी कहते हैं कि हाँ तुम्हारी जो जॉब थी वो सिर्फ एक पोर्टर की थी और तुमको इस चीज के लिए ट्रेन नहीं किया गया है और इसीलिए तुमको यहाँ से जिंदा वापस जाना होगा। जिन्वू भी कहता है कि वैसे फिलहाल तो मैं इस डायरी को अपने पास रखूंगा, लेकिन मैं वो नहीं हूँ जो कि इस डायरी को डिलीवर करेगा। तो अब आप लोगों को पता ही चल गया होगा कि जिन्वू यहाँ पर क्या कहना चाह रहा है। तो असल में जिन्वू यहीं पर रहेगा और इन सभी लोगों को जिंदा वापस ले जाएगा, तभी तो भाई कोई दूसरा डिलीवर कर पाएगा इस बुक को। तो जिन्वू का मेरे को ऐसा कोई प्लान लग रहा है। जिन्वू अपने मन में तो कहता है वैसे ये बॉस काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। मैं ऐसा इसलिए कह पा रहा हूँ क्योंकि जो इसके माना वेव्स की इंटेंसिटी है वो काफी ज्यादा है, लेकिन लड़ाई अभी तक खत्म नहीं हुई है। दूसरी तरफ हम लोग डंजन के बाहर मिस्टर चाहीन को देखते हैं जो कि माइनिंग टीम के पास आई हुई होती हैं। वो यहाँ पर चारों तरफ जिन्वू को ही देख रही होती हैं। वो अपने मन में सोच तो कहती है कि वो कहाँ पर है, क्या उसने माइन टीम का काम छोड़ दिया है। तभी माइन टीम का जो लीडर होता है वो कहता है अरे मिस्टर चाहीन आप यहाँ पर क्या कर रही हैं। मिस चाहीन उससे बोलती है क्या हंटर सांग जिनवू आज काम पर आया है। माइनिंग टीम का जो लीडर होता है उसको सारी बात बताता है, जिसके बाद सुनने के बाद वो कहते हैं क्या सांग जिनवू स्ट्राइक स्क्वाड के साथ गेट के अंदर गया है, वो भी एक पोर्टर के तौर पर। तो तुम कहना चाह रहे हो कि वो इस समय डंजन के अंदर है। वो उस गेट को देखते हो कहती हैं कि एक ई रैंक का हंटर उसको इतनी ज्यादा इच्छा क्यों हो रही है कि ए रैंक के गेट के अंदर स्ट्राइक स्क्वाड के एक पोर्टर के तौर पर जाए। आखिरकार वो सोच क्या रहा है, क्या उसको अपनी जिंदगी से प्यार नहीं है क्या। मिस चाहीन अपने मन में सोचते हो कहती है और अगर सोचा जाए वो बॉस लायर के अंदर भी खड़ा रहा अपने उसी वीपन के साथ जो कि उसने कल अपने हाथ में पकड़ा हुआ था, और मैं जानती हूँ कि वो चीज मैंने देखी थी, वो मेरा कोई वहम नहीं था, कुछ तो है, मुझे पता लगाना ही होगा। मिस चाहीन लीडर से कहती है कि मुझे डंजन के अंदर जाना है, जिस पर लीडर से कहता है कि क्या
क्या कोई एक्सीडेंट हुआ है क्या डंजन के अंदर, तो क्या मेरे को गिल्ड की जो रीफोर्समेंट्स है उनको कॉल कर देना चाहिए। जिस पर वो कहती है कि नहीं नहीं, मेरा कोई पर्सनल मैटर है, तुमको चिंता करने की जरूरत नहीं है। तभी मिस चाहिन नोटिस करते हैं कि वो तो अपना वीपन लाना भूल गई है, वो तो वीपन लाई नहीं है। तभी वो यहाँ पर जो माइनिंग टीम के लोग होते हैं उनसे बोलती है कि क्या मैं आपके वीपन्स ले सकती हूँ। तभी वो यहाँ पर उन माइनिंग टीम में से जो वर्कर होते हैं उनका एक वीपन ले लेती है, पर मिस चाहिन को वो वीपन जच नहीं रहा होता। वो कहती है कि क्या इसके अलावा कुछ और है। माइनिंग टीम का लीडर उनको बताता है कि नहीं, हम लोग माइनिंग टीम है तो हम लोग के पास तो सिर्फ यही वाले हथियार रहेंगे। जिस पर वो कहते हैं चलो ठीक है, ये तुम वापस रख लो, मैं इसके बिना ही चली जाऊंगी। मिस चाहिन गेट के अंदर जा रही होती है, तभी यहाँ पर जो लीडर होता है वो कहता है कि वैसे मिस चाहिन, आप क्या सही में गेट के अंदर बिना वीपन के जाना चाहेंगी। अब मिस चाहिन भी बिना वीपन के अंदर जाना नहीं चाह रही थी, तो वो कहती है हाँ ठीक है, और वो उसके पास आकर जो माइनिंग टीम का हथियार होता है, वीपन होता है, उसको ले लेती है। माइनिंग टीम का लीडर कहता है ये अच्छी चीज है, कुछ ना होने से बेहतर कुछ होना ही अच्छा है। और फिर मिस चाहिन भी डंजन के अंदर एंटर कर जाती है। हम लोग डंजन के अंदर देखते हैं सभी हंटर्स जो होते हैं और उसको फॉलो करते हुए उनकी जो मेन लीडर होता है उसके पास पहुंच जाते हैं। उनका मेन लीडर उन सभी लोगों से कहता है कि इंसानों, स्वागत है। हम लोग काफी सारे हाई लेवल के ऑर्क्स को देखते हैं जिन्होंने यहाँ पर स्ट्राइक स्क्वाड को चारों तरफ से घेर लिया होता है। स्ट्राइक स्क्वाड जितने भी मेंबर होते हैं, इन सभी इतने सारे हाई ऑर्क्स को देखकर काफी ज्यादा हैरान होते हैं। सॉन क्यून अपने मन में सोचते हुए कहता है कि जो हाई ऑर्क्स की आर्मी है ये साइज में काफी ज्यादा है, और अगर ये गेट के बाहर चली गई तो ये किसी भी स्मॉल सिटी को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देंगे, और हाई रैंक के हंटर्स जो हैं वो उन लोगों को रोक भी नहीं पाएंगे। हम लोगों को कम से कम इस डंजन के बॉस को तो हराना ही होगा। लेकिन हाँ, यहाँ पर जो 4 बीस्ट इसको गार्ड कर रहे हैं, जो इसकी सुरक्षा कर रहे हैं, पहले हम लोगों को इनको हराना होगा, क्योंकि इनको बिना हराए हम लोग इस बॉस के ऊपर अटैक नहीं कर सकते। इस स्ट्राइक स्क्वाड के बाकी जो मेंबर्स होते हैं वो भी यहाँ पर अपने मन में सोचते हुए कहते हैं कि आखिरकार सॉन क्यून हमको कोई सिग्नल क्यों नहीं दे रहा। वो भी यहाँ पर सॉन क्यून के सिग्नल का इंतजार कर रहे होते हैं ताकि ये सभी लोग मिलके बॉस के ऊपर अटैक करके उसको हरा सकें। इस डंजन का बॉस कारगलन सारे स्ट्राइक स्क्वाड मेंबर को देखता है, वो इससे ज्यादा डर नहीं रहे हैं, इसीलिए वो इन सभी लोगों से कहता है कि इंसानों, तुम्हें डर नहीं लग रहा क्या मेरे से, और अपनी पावर का इस्तेमाल करता है, जिसको पावर को देखकर जितने भी यहाँ पर हंटर्स होते हैं वो काफी ज्यादा डर जाते हैं। एक इंसान को छोड़कर जिन्वू को, यार जिन्वू थोड़ा डरेगा इसकी पावर से। अब इस पावर को देखने के बाद जितने भी हंटर होते हैं वो तो काफी ज्यादा डर जाते हैं, और वो सोच रहे होते हैं कि भाई आखिरकार हम इससे लड़ेंगे कैसे, ये तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल मैजिक का इस्तेमाल कर सकता है। स्ट्राइक स्क्वाड का लीडर सॉन क्यून भी अपने मन में सोचते हुए कहता है कि आखिरकार क्यों हम लोग यहाँ पर आए। कारगलन सॉन क्यून से कहता है कि तुम्हारे वॉरियर्स को हम लोग वहीं पे मार सकते थे, लेकिन हमने मारा नहीं क्योंकि हम लोग इनके साथ फन करना चाहते थे, और जो अब तुम लोग का इस डंजन के अंदर समय बचा हुआ है, हम तुम लोगों से एंटरटेन होंगे, उसके बाद मेरे सोल्जर्स तुमको एक एक करके मार देंगे। ये बात सुनने के बाद कारगलन की जितनी यहाँ पर हाई ऑर्क्स की सेना होती है वो सभी के सभी कहते हैं हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सभी के सभी फुल जोश में आ जाते हैं। लेकिन कारगलन यहाँ पर एक चीज नोटिस करता है, वो कहता है कि लेकिन तुम लोगों में से एक इंसान है जो डर नहीं रहा है। वो यहाँ पर जिन्वू की बात कर रहा होता है, क्योंकि जितने भी हंटर्स होते हैं उनके चेहरे को देखकर बताया जा सकता था कि वो लोग काफी ज्यादा डर गए हैं, लेकिन जिन्वू, उसे तो भाई कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा होता है, वो तो एकदम चिल होकर सब कुछ सुन रहा होता है, सब कुछ देख रहा होता है यहाँ पर चल क्या रहा है आखिरकार। सॉन क्यून अपने मन में सोचते हुए कहता है कि ये हमको इस्तेमाल करेगा अपने एंटरटेनमेंट के लिए, ये तो हमको अपना ओपोनेंट भी नहीं समझ रहा है, ये तो हमसे बिल्कुल भी नहीं डर रहा है, और इन लोगों के लिए हमारी लाइफ सिर्फ एक टॉय की तरह है। ये लोग हमको जब चाहे खेले और जब इनका मन करे, हमसे मन भर जाए तो हमको साइड में फेंक दें। और तभी सॉन क्यून चिल्लाते हुए कहता है कि चार्ज, और ये सभी लोगों को इशारा करता है कि सभी लोग उसके ऊपर अटैक करो। लेकिन सॉन क्यून के अलावा जितने भी हंटर होते हैं कोई भी उसके ऊपर अटैक नहीं करता है, और सॉन क्यून अकेला ही जाकर बॉस के ऊपर अटैक करता है। जितने भी हंटर होते हैं वो सभी लोग इतने ज्यादा डर गए होते हैं कि उन लोगों ने उसके ऊपर अटैक ही नहीं किया होता है, जबकि यहाँ पर सॉन क्यून ने उन सभी लोगों को इशारा कर दिया होता है कि बॉस के ऊपर अटैक करो। लेकिन बॉस के चारों तरफ एक बैरियर बना होता है, जिसकी वजह से जब सॉन क्यून उसके ऊपर अटैक करता है तो वो काफी ज्यादा दूर जाके गिरता है। कारगलन सॉन क्यून से कहता है कि बेवकूफ इंसान, और फिर अपनी पावर का इस्तेमाल करके सॉन क्यून को उठा के पटकता है, जिसकी वजह से सॉन क्यून की काफी ज्यादा हालत खराब हो जाती है। और ये सीन देखकर जितने भी यहाँ पर हंटर्स होते हैं वो काफी ज्यादा डर जाते हैं। और तभी हम लोग देखते हैं जिन्वू को, जो कि सॉन क्यून के पास आता है। जिन्वू सॉन क्यून से कहता है कि सॉन क्यून, ये जो डंजन है ये हंटर गिल्ड का है, और मैं जानता हूँ कि मैं इस चीज में इंटरफेस नहीं कर सकता, लेकिन इस समय जो सिचुएशन है उसको देखकर लगता है कि जितने भी हाई ऑर्क्स हैं ये तुम्हारे पूरे स्ट्राइक स्क्वाड को खत्म कर देंगे। तो क्या मैं तुमसे एक चीज पूछ सकता हूँ
मैं तुमसे परमिशन चाहता हूँ कि इस डंजन के अंदर जितने भी बीस्ट हैं तुम मेरे को परमिशन दो कि मैं इन सभी बीस्ट को मार दूं। ये बात सुन के सॉन क्यून भी काफी ज्यादा हैरान होता है। तभी उनमें से जो हाई लेवल का ऑर्क होता है वो जिन्वू के ऊपर अटैक करता है, लेकिन जिन्वू उसकी तरफ देखता भी नहीं है और अपनी पावर का इस्तेमाल करके उसको खत्म कर देता है। जिसके बाद जिन्वू सॉन क्यून से फिर से कहता है कि मैं तुमसे दोबारा पूछना चाहूंगा, तो क्या तुम मेरे को परमिशन देते हो कि मैं इस डंजन के जितने भी बीस्ट्स हैं इन सभी को संभाल लूं। जिस पे सॉन क्यून भी कहता है कि हाँ प्लीज प्लीज। कारगलन भी जिन्वू की पावर देखे काफी ज्यादा हैरान होता है। वो कहता है ये तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग एबिलिटी है इस इंसान की, लेकिन आखिरकार कब तक तुम्हारे छोटे मोटे ट्रिक काम करेंगे। जिन्वू कहता है कि ऐसा पहली बार है इतनी ज्यादा पावरफुल एनर्जी को फील कर पा रहा हूँ। वैसे मैं तुमको एक चीज बताना चाहूंगा, ये जो मैचअप है हम लोगों का ये काफी ज्यादा भयानक होने वाला है तुम्हारे लिए, मेरे लिए नहीं, क्योंकि मेरे लिए तो ये मैचअप बिल्कुल आसान है। जिसके बाद जिन्वू यहाँ पर अपनी शैडो आर्मी को बुलाता है और देखते ही देखते यहाँ पर जिन्वू की पूरी शैडो आर्मी अपेयर हो जाती है। दूसरी तरफ डंजन के बाहर मिस्टर च्यूल अपने एक साथी के साथ इस जगह पे पहुंचते हैं। मिस्टर च्यूल अपने मन में सोच रहे होते हैं कि आखिरकार सांग जिन वू ने एक माइनर के तौर पे अप्लाई क्यों किया था। इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि मिस्टर सांग जिन वू एक एस रैंक का हंटर है। मेरे को आशा है कि वो काफी ज्यादा केयरफुल होगा, क्योंकि उसके कारनामे काफी सारे लोगों को पता लग गया है। तभी माइनर टीम का यहाँ पर जो कैप्टन होता है वो मिस्टर च्यूल से कहता है कि अरे सर्विलेंस टीम के एजेंट यहाँ पर क्या कर रहे हैं। मिस्टर च्यूल उससे पूछता है कि मेरे को पता चला है कि मिस्टर सांग जिन वू ने माइनिंग टीम को ज्वाइन किया है, तो क्या मैं तुमसे पूछ सकता हूँ कि वो उस समय कहाँ पर है। जिस पर उसको रिप्लाई देते हुए कहते हैं कि क्या आप भी, आखिरकार उसने कुछ गलत किया है क्या। तभी माइनिंग टीम का जो दूसरा मेंबर होता है, जो कि जिन्वू से अकड़ के बात करने की कोशिश करता था, लेकिन जिन्वू ने उसको उसकी औकात दिखा दी थी, वो यहाँ पर कहता है कि हाँ हाँ मेरे को लग ही रहा था, अगर वो एक हंटर नहीं होता तो जरूर वो लोगों का मर्डर कर रहा होता, और जब उसने मेरे को देखा था तो उसकी आंखों मेरे को एविल दिखाई दिया था। मिस्टर च्यूल उनसे पूछते हैं कि वैसे मिस्टर सांग जिन वू कहाँ पर है। जिसमें माइनिंग टीम का लीडर बताता है कि वैसे जो सांग जिन वू गेट के अंदर है अभी, क्योंकि स्ट्राइक स्क्वाड को एक पोर्टर चाहिए था। वो हम लोगों के पास भी आए थे, लेकिन कोई भी उनके साथ जाने के तैयार नहीं था गेट के अंदर। लेकिन जिन्वू ने उनसे कहा था कि वो उन लोगों के साथ पोर्टर के तौर पर स्ट्राइक स्क्वाड के साथ डंजन के अंदर जाना चाहेगा। जिसके बाद वो उन लोगों के साथ चला गया। जिसकी बात सुनने के बाद मिस्टर च्यूल कहते हैं कि पहले एक माइनर और अब एक पोर्टर, आखिरकार ये चाहता क्या है। जिसके बाद माइनिंग टीम का लीडर बताता है कि वैसे अभी अभी मिस चाइन भी गेट के अंदर गई है जिन्वू को देखने के लिए। जिसकी बात सुनने के बाद मिस्टर च्यूल कहते हैं क्या मिस चाइन भी गेट के अंदर गई है। तभी माइनिंग टीम का जो दूसरा बंदा था, जो कि जिन्वू से चिढ़ा हुआ होता है, वो कहता है कि क्या उसने कुछ गलत किया है क्या, या उसने किसी को मार दिया है। मैं जानता हूँ कि उसने जरूर कोई क्राइम किया होगा। जिसमें मिस्टर च्यूल उससे कहते हैं कि तुमको कल पता चल जाएगा, तुम न्यूज में देख लेना। मिस्टर च्यूल उस डंजन का जो गेट होता है उसके बाहर जाते हैं और उनको वहाँ पर काफी ज्यादा पावरफुल माना वेव सेंस होती है। वो कहते हैं ये तो नामुमकिन है, ये शरीर बस कुछ सेकंड्स के लिए उसके करीब गया था और मेरे को ऐसा लग रहा है कि मेरा पूरा शरीर टुकड़ों में बढ़ जाएगा। जिसके बाद वो फटाफट माना मीटर निकालते हैं और रीडिंग लेते हैं। जिसको देखने के बाद वो कहते हैं क्या ये तो एक ए रैंक का गेट है, जो कि बहुत ही ज्यादा हाईएस्ट लेवल का है। और ये रीडिंग देखने के बाद यहाँ पर जितने भी सर्विलेंस टीम के मेंबर्स होते हैं वो भी काफी ज्यादा हैरान होते हैं। वो अपने मन में सोचते हुए कहते हैं अगर उस स्ट्राइक स्क्वाड में ज्यादा पावरफुल हंटर नहीं होंगे तो हम लोगों को काफी ज्यादा बड़ा क्राइसिस झेलना पड़ सकता है। हालांकि गेट के अंदर 2 एस रैंक के हंटर्स हैं, लेकिन फिर भी हम लोग को एक बार वहाँ जरूर जाना चाहिए। जिन्वू के शैडो सोल्जर्स भी तैयार होते हैं इन हाई लेवल के ऑर्क से लड़ने के लिए। जिन्वू अपने मन में सोचते हुए कहता है कि मेरे पास एक न्यू जॉब स्पेसिफिक स्किल है और ये मेरे को तब मिला था जब मैं डेमन कैसल के अंदर लेवल 70 पे गया था, और इसकी वजह से मेरे जो शैडो सोल्जर्स हैं वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो गए हैं। बाकी सभी जो यहाँ पर हंटर्स होते हैं वही देखे काफी हैरान होते हैं, कहते हैं आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है, और ये तो कोई सेंस ही नहीं बनाता है। यहाँ तक कि मैं भी ज्यादा से ज्यादा 2 बीस्ट को समन कर सकता हूँ, लेकिन इसने तो काफी सारे बीस्ट को समन कर लिया है। यहाँ पे जो मेज गर्ल हंटर होती है वो कहती है आखिरकार एक इंसान इतना ज्यादा कैपेबल कैसे हो गया कि वो इतनी ज्यादा पावरफुल अजीब सी डार्क मैजिक का इस्तेमाल कर सकता है। कारगलन भी अपने आर्मी से कहता है कि तुम लोग किस चीज का इंतजार कर रहे हो, एक साथ इन लोगों के ऊपर अटैक करो। और उसकी आर्मी शैडो सोल्जर्स के ऊपर अटैक कर देते हैं और फिर शैडो सोल्जर और कारगलन की जो टीम होती है, आर्मी होती है, उनके साथ फाइट शुरू हो जाती है। तो यहाँ पर जिन्वू के शैडो सोल्जर में जो टैंक होता है वो तो अपने हैमर से ही जितने भी उसके सामने हाई लेवल के ऑर्क्स आ रहे होते हैं उन लोगों को खत्म कर रहा होता है, और दूसरा शैडो सोल्जर यानी अपना ग्रीस वो भी अपने स्वॉर्ड की मदद से उसके सामने जितने भी यहाँ पर हाई लेवल के ऑर्क्स आ रहे होते हैं उन लोगों को निपटा रहा होता है। और इसी तरीके से बाकी जितने भी यहाँ पर
जिन्वू के शैडो सोल्जर्स होते हैं वो भी हाई लेवल के ऑर्क्स को बड़े आसानी से निपटा रहे होते हैं और जिन्वू भी यहाँ पर इन ऑर्क्स के ऊपर खुद अटैक कर रहा होता है अपने डैगर से और उनको खत्म कर रहा होता है। ये देख के बाकी सभी जो हंटर होते हैं वो तो काफी ज्यादा हैरान होते हैं। वो कहते हैं ये क्या है भाई, ये तो हमारे वाइस गिल्ड मास्टर की तरह लग रहा है और आखिरकार क्यों इतना ज्यादा पावरफुल हंटर एक पोर्टर की पोजीशन पर यहाँ पर आया है। जिन्वू की आर्मी भी उन हाई ऑर्क्स के ऊपर अटैक करती है। जिन्वू अपने मन में सोचते हुए कहता है कि इग्रीस, आयरन और टैंक को छोड़कर मेरे जितने भी शैडो सोल्जर्स हैं उनकी ताकत बी रैंक के हंटर जितनी है और उन लोगों को इन हाई ऑर्क्स के लड़ने में भी काफी ज्यादा कठिनाइयां हो रही हैं। और अगर इन हाई ऑर्क्स की आर्मी की तुलना की जाए तो ये मेरे से 3 गुना ज्यादा है, तो मेरे को ही इनमें से जितने हाई ऑर्क्स को हो सकता है इनको खत्म करना होगा। और तभी यहाँ पर जो कार्गलन होता है अपने ड्रैगन को समन करता है जो कि जिन्वू की शैडो आर्मी के ऊपर फायर से अटैक करता है और जिन्वू के काफी सारे शैडो सोल्जर्स खत्म हो जाते हैं। कार्गलन जिन्वू से कहता है कि तुम कितने ज्यादा बेवकूफ हो ना, तुम्हें क्या लगा तुम इन छोटे मोटे मामूली अपने आर्मी को लेकर मेरे को हरा पाओगे, ये सब चीजें मेरे ऊपर काम नहीं करेंगी। जिन्वू कहता कोई नहीं, अभी देख लेंगे। और वैसे भी मेरे जो शैडो सोल्जर्स हैं वो लोग अपने आप को रीजनरेट कर सकते हैं, जब तक कि मेरे पास माना है वो तब तक अपने आप को रीजनरेट कर सकते हैं। कार्गलन जिन्वू से कहता है इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि वो रीजनरेट हो सकते हैं या नहीं, क्योंकि तुम्हारी जो माना है वो जल्द ही खत्म हो जाएगी और जिस स्पीड से मेरे वॉरियर्स तुम्हारे शैडो सोल्जर्स को खत्म कर रहे हैं तुम्हारी माना बहुत ही जल्द खत्म होने वाली है। और इस तरफ जितने भी हाई लेवल के ऑर्क्स होते हैं वो जिन्वू के आर्मी को काफी और तेजी से खत्म कर रहे होते हैं। हालांकि जिन्वू की जो शैडो सोल्जर्स होते हैं वो अपने आप को रीजनरेट कर पा रहे होते हैं, लेकिन असल में उसके अंदर जिन्वू की ही माना इस्तेमाल हो रही होती है और जब जिन्वू की माना खत्म हो जाएगी तो ये लोग रीजनरेट नहीं कर पाएंगे और वो लोग हार जाएंगे। तभी जिन्वू काफी ज्यादा गुस्से में कार्गलन के ऊपर अटैक करते हुए कहता है कि ये सब कुछ होने से पहले ही तुम मारे जाओगे और उसके ऊपर अटैक करता है। लेकिन कार्गलन के सामने जो शील्ड बनी हुई होती है उसके कारण वो उसके ऊपर अटैक नहीं कर पाता। कार्गलन जिन्वू से कहता है कि इसका कोई भी असर नहीं होगा, तुम अपना समय वेस्ट कर रहे हो, तुम्हारे सोल्जर्स की जो संख्या है वो बहुत ही ज्यादा तेजी से घट रही है। तभी जिन्वू कार्गलन से कहता है कि ओह तो ऐसी बात है, जिसके बाद जिन्वू उसको बताता है कि मेरे पास एक और बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग शैडो सोल्जर है, क्यों ना मैं तुमको वो दिखाऊं और तुमको मेरे माना की चिंता करने की जरूरत नहीं है। जिसके बाद कार्गलन जिन्वू से कहता है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं तुम्हारे सारे सोल्जर्स को अपने एक ही अटैक में खत्म कर देता हूँ और एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक करता है उसके शैडो सोल्जर्स के ऊपर और उसके काफी सारे शैडो सोल्जर्स खत्म हो जाते हैं। जिसको देखने के बाद जिन्वू अपने मन में सोचते हुए कहता है कि ये जो बॉस है वो वेल्कन और मैटस से काफी ज्यादा ताकतवर है। वैसे मैटस हजारों अनडेड सोल्जर्स को कंट्रोल कर सकता था, लेकिन उसका जो डिफेंस था वो काफी ज्यादा कमजोर था और दूसरी तरफ कार्गलन का जो डिफेंस है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और जिस तरीके से मेरे शैडो सोल्जर्स यहाँ पे खत्म हो रहे हैं तो मेरे को इन हाई ऑर्क से हैंड टू हैंड फाइट करनी पड़ेगी। लेकिन हाँ, ये कोई जॉब चेंज क्वेस्ट नहीं है, यहाँ पर जो सरकमस्टांसेस हैं वो काफी ज्यादा अलग है। और तभी जिन्वू यहाँ पर अपनी इन्वेंट्री में से पोशन का इस्तेमाल करता है और उस लिक्विड को पी लेता है। और अब इसका मतलब ये है कि जिन्वू जब चाहे अपनी माना को बढ़ा सकता है। जिसके बाद जिन्वू कार्गलन से कहता है कि अब मैं तुमको दिखाऊंगा अपनी नेक्रोमैंसर की असली पावर। और ऐसा कहने के बाद जिन्वू बोलता है अराइज। और यहाँ पर जितने भी कार्गलन की सेना के लोग मर गए होते हैं उन सभी को जिन्वू कंट्रोल कर लेता है अपने शैडो सोल्जर्स के रूप में। देखते ही देखते जितने भी यहाँ पर हाई लेवल के ऑर्क मर गए होते हैं जिन्वू उन सभी को अपने शैडो सोल्जर्स में ऐड कर लेता है। जिसको देखने के बाद कार्गलन काफी ज्यादा हैरान होता है। वो कहता है आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है, मेरे वॉरियर्स अनडेड में कैसे कन्वर्ट हो गए। जिन्वू कार्गलन से कहता है कि वैसे तुम्हारे काफी सारे जो सोल्जर्स हैं, वॉरियर हैं, वो अभी भी जिंदा हैं, लेकिन चिंता मत करो, वो जल्द ही मेरे शैडो सोल्जर में आ जाएंगे और आखिर में तुम भी। जिसकी बात सुनने के बाद कार्गलन बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। वो कहता है कि नामुमकिन, आखिरकार ये है कौन। कार्गलन कहता है कि आखिरकार क्यों, आखिरकार हम क्यों। जब हम इस डंजन में आए थे तो हम लोगों को सिर्फ एक ही कमांड था जो कि सुनाई देता था कि ह्यूमंस को हंट करो। हमको किसी रीजन की जरूरत नहीं थी, हम तो सिर्फ उन ऑर्डर को फॉलो कर रहे थे। जिसके बाद कार्गलन अपनी आर्मी से कहता है कि इसके ऊपर अटैक करो, उसको खत्म कर दो। उसकी आर्मी यहाँ पर जिन्वू के ऊपर अटैक करने जाती है, लेकिन वहाँ पर टैंक आ जाता है और उन सभी लोगों को वहाँ पर खत्म करने लग जाता है। और ये फाइट देखकर जितने भी यहाँ पर हंटर्स होते हैं
वो कहते हैं कि हम लोग को यहाँ पर खड़े होकर ये तमाशा नहीं देखना चाहिए, हम लोग की भी उसकी मदद करनी चाहिए चलकर। ये बात सुन के कार्गलन काफी ज्यादा भड़क जाता है और वहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करता है और उन लोगों के ऊपर अपनी कर्ज पावर इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से यहाँ पर जितने भी हंटर्स होते हैं उन लोगों की हालत और भी ज्यादा खराब हो जाती है। जिसके बाद कार्गलन जिन्वू के ऊपर भी अपने कर्ज से अटैक करता है, लेकिन जिन्वू को तो घंटा भी फर्क नहीं पड़ता। और ये देख कर कार्गलन की तो आंखें खुली रह जाती है। वही देख के काफी ज्यादा हैरान होता है कि आखिर कैसे आखिरकार मेरे कर्ज का इस्तेमाल इसके ऊपर क्यों नहीं हुआ। जिन्वू उससे कहता है कि क्या तुमको याद नहीं मैंने तुमसे क्या कहा था, मेरा और तुम्हारा काफी भयानक मैचअप होने वाला है। वैसे तुम्हारी ये छोटी सी अजीब सी जो शील्ड है ना, इसको मैं पहले डिस्ट्रॉय कर देता हूँ। और ऐसा कहने के बाद जिन्वू यहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करता है और उसकी पूरी शील्ड को ब्रेक करता है, जिसको देखने के बाद कार्गलन की तो हालत खराब हो जाती है। वो कहता है कैसे, आखिरकार इसने ये कैसे कर दिया। और तभी यहाँ पर मिस चाइन आ जाती है। वो यहाँ का नजारा देखकर काफी ज्यादा हैरान होती हैं। मिस चाइन अपने मन में सोचते हो कहते हैं कि आखिरकार मैं ये देख क्या रही हूँ, या ये सभी के सभी समन बीस्ट्स हैं और जो मेज टाइप के हंटर होते हैं वो लोग भी सिर्फ एक या ज्यादा से ज्यादा 2 मैजिकल बीस्ट को समन कर सकते हैं। आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है। सभी लोग भी मिस चाइन को देख लेते हैं, कहते हैं अरे वाइस गिल्ड मास्टर यहाँ पर आ गई हैं। मिस चाइन यहाँ पर आके बाकी सभी हंटर्स से बोलती हैं कि तुम सभी ठीक तो हो ना, आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है। हीलर हंटर वो कहती है कि हमें भी नहीं मालूम कि आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है। कार्गलन जिन्वू से कहता है कि तुम्हारी ये ट्रिक्स मेरे ऊपर काम नहीं करेंगे। और दूसरी तरफ जो कार्गलन होता है वो अपने साइज को काफी ज्यादा बड़ा कर लेता है। मिस चाइन स्ट्राइक स्क्वाड के बाकी सभी मेंबर से कहती हैं कि जल्द से जल्द यहाँ से बाहर निकलो। कार्गलन कहता है कि तुम सभी कीड़ों को मैं खत्म करके रख दूंगा और जिन्वू के शैडो सोल्जर्स के ऊपर अटैक करता है। जिन्वू उसकी तरफ देखते हुए कहता है कि इतने बड़े जाइंट्स के साथ मेरा बहुत ही ज्यादा खराब एक्सपीरियंस है, अब दोबारा नहीं। कार्गलन अपना साइज बढ़ाने के बाद कहता है कि मैं सबसे ज्यादा ताकतवर कार्गलन, तुमको क्या अभी भी मैं एक इजी ओपोनेंट लग रहा हूँ। और वो जिन्वू के ऊपर फायर मैजिक से अटैक करता है, लेकिन जिन्वू उसके फायर मैजिक से बच जाता है और उड़ते हुए जाता है और उससे कहता है कि हाँ बिल्कुल तुम मेरे को अभी भी एक इजी ओपोनेंट ही लग रहे हो। और उसके ऊपर अटैक करने के लिए काफी ज्यादा तेजी से बढ़ता है और उसे कहता है अपना साइज बढ़ाने के बाद तुम मेरा काफी ज्यादा आसान टारगेट बन गए हो और एक मेज बिना अपने गार्ड के असैसन के सरप्राइज अटैक को ब्लॉक नहीं कर सकता। और उसके ऊपर काफी तेजी से अपने डैगर से बहुत सारा अटैक कर देता है। तो देखते हैं मिस्टर च्यूल को, जो कि अपने मेंबर्स के साथ यहाँ पर पहुंच गए होते हैं। वो भी देखे काफी ज्यादा हैरान होते हैं कि जिन्वू किस तरीके से इन मॉन्स्टर से फाइट कर रहा है। तो असल में मिस्टर च्यूल ही नहीं, उनके साथ आए हुए मेंबर मिस चाइन और बाकी सभी तो हंटर होते हैं स्ट्राइक स्क्वाड के, वो सभी लोग ये देखे काफी ज्यादा हैरान होते हैं कि जिन्वू किस तरीके से इस डंजन के बॉस कार्गलन से लड़ रहा है। और कार्गलन भी बहुत ज्यादा बौखला गया है और वो जिन्वू को बस खत्म कर देना चाहता है। मिस चाइन अपने मन में सोच रहे होते हैं कि क्या इन सभी बीस्ट्स को इस हंटर ने समन किया है। इस तरफ जिन्वू जो कि कार्गलन के ऊपर बहुत ज्यादा तेजी से जा रहा होता है उसके ऊपर अटैक करने के लिए, लेकिन वो अपने मन में सोचते हो कहता है कि मेरे को इसके ऊपर डैगर से अटैक करना नहीं चाहिए क्योंकि काफी ज्यादा बड़ा है। इसके बाद जिन्वू अपने डैगर से उसके ऊपर अटैक ना करके अपने पंच से अटैक करता है। जिन्वू काफी ज्यादा तेजी से जाता है और उसको एक पंच से हिट करता है, जिससे कार्गलन का पूरा शरीर हिल जाता है और कार्गलन काफी ज्यादा दूर जाके गिरता है। मिस्टर च्यूल जिन्वू को आवाज देते हैं, लेकिन जिन्वू तो कार्गलन को हराने में व्यस्त था। मिस चाइन मिस्टर च्यूल की बात सुनते हुए कहती हैं कि सिर्फ मिस्टर चो ही नहीं बल्कि सर्वेलेंस टीम का जो मैनेजर है यानी मिस्टर च्यूल वो भी इसके बारे में जानता है। मिस्टर च्यूल मिस चाइन से कहते हैं कि मैं यहाँ पर स्ट्राइक स्क्वाड की मदद करने के लिए आया था क्योंकि बाहर मेरे को इस डंजन में से काफी ज्यादा हाई लेवल की माना डिटेक्ट हुई थी, लेकिन यहाँ का नजारा देख के मेरे को ऐसा लगता है कि किसी को मेरी जरूरत तो है ही नहीं। मिस्टर सांग जिन वू ने ऑलरेडी ए रैंक के डंजन को अपने दम पर क्लियर कर दिया है। ये बात सुन के मिस्टर च्यूल अपने मन में सोचते हुए कहते हैं तो असल में ये काफी ज्यादा ताकतवर है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है कि ये एक फाइटर टाइप का हंटर है और साथ ही में ये मैजिकल बीस्ट को भी समन कर सकता है और आखिरकार कितने सारे बीस्ट्स को ये कंट्रोल कर सकता है। मिस चाइन मिस्टर च्यूल से पूछती है कि आखिरकार ये बंदा है कौन, क्या तुम इसको जानते हो। जिस पर मिस्टर च्यूल उनको बताते हैं कि हाँ थोड़ा बहुत जानता हूँ इसके बारे में। इस तरफ कार्गलन बहुत ही ज्यादा बौखला गया होता है क्योंकि भाई जिन्वू ने उसकी बहुत ज्यादा पिटाई कर दी होती है। जिन्वू कार्गलन से कहता है कि क्या तुम जानते हो तुम्हारे जीतने के कोई भी चांस नहीं थे, जिस
पल तुमने अपने गार्ड्स को लॉस्ट कर दिया, उसके बाद से तो तुम्हारे जीतने के बिल्कुल भी चांस नहीं थे। कार्गलन ये बात सुनने के बाद काफी ज्यादा गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है कि नामुमकिन, ऐसा कोई तरीका है ही नहीं, ये तो नामुमकिन है कि कोई कार्गलन के डिफेंस को तोड़ सके। तो कार्गलन फिर से गुस्से में जिन्वू के ऊपर अटैक करने के लिए जाता है, लेकिन जिन्वू के जो शैडो सोल्जर होते हैं उसको लपेट देते हैं वहां पर और उसको खत्म कर देते हैं। जिन्वू का सिस्टम उसको बताता है कि तुमने इस डंजन के बॉस को हरा दिया है और तुम्हारा लेवल अप हुआ है। जिन्वू कहता है कि मैंने इस बॉस को हरा दिया और मेरे जो सोल्जर्स थे उन्होंने मेरी मदद की बाकी जो हाई लेवल के ऑर्क्स थे उनको खत्म करने में, तो अब समय है मेरा रिवॉर्ड कलेक्ट करने का। लेकिन जिन्वू कहता है अरे नहीं रुको, ये जो डंजन है ये तो हंटर गिल्ड का है ना, तो मेरे को इतना ज्यादा लालची नहीं होना चाहिए और मेरे को ए रैंक के जो बॉस की लूट है उसको नहीं लेना चाहिए। लेकिन हाँ, मैं यहाँ पर इनके जो शेडोज हैं उनको तो मैं एक्सट्रैक्ट कर ही सकता हूँ जितना चाहूँ उतनों को। जिसके बाद जिन्वू कार्गलन के पास भी जाता है और उसकी भी शेडो को एक्सट्रैक्ट कर लेता है और कार्गलन देखते ही देखते जिंदा हो जाता है, जिसको देखने के बाद सभी हंटर काफी ज्यादा हैरान होते हैं। लेकिन असल में जिन्वू ने यहाँ उसकी शैडो को एक्सट्रैक्ट किया होता है, जिस वजह से उसकी शैडो जिंदा हुई होती है। जिन्वू उसकी तरफ देखते हुए कहता है कि तुम शैडो नहीं हो सिर्फ, तुम तो बहुत ज्यादा बड़े हो यार। जिसके बाद जिन्वू का सिस्टम उससे अपने शैडो सोल्जर का नाम रखने के लिए कहता है। जिन्वू कहता है अच्छा तो मेरे को इसका नाम भी रखना होगा। जिन्वू यहाँ पर थोड़ा बहुत सोचता है, वो कहता है क्या नाम रखूँ इसका मैं यार। वो उसका नाम कार रखने की सोचता है, लेकिन वो कहता है कि नहीं यार ये मेरे को याद नहीं रहेगा, तो ठीक है मैं तुमको एक नया नाम देता हूँ। जिसके बाद जिन्वू उसको नाम देता है और जिन्वू उसको नाम देता है टस्क। तो जिन्वू ने यहाँ पर काफी सारे और नए नए शेडोज को एक्सट्रैक्ट किया होता है और अब जिन्वू यहाँ पर 127 शेडोज को प्रिजर्व कर सकता है। और इधर जिन्वू को ये सब कुछ करता देख कर यहाँ पर बाकी जो लोग होते हैं वो तो भाई काफी ज्यादा हैरान होते हैं। एक्चुअली में उन लोगों को समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिरकार वहाँ पर चल क्या रहा है, क्योंकि अब इन लोगों को तो मालूम ही नहीं है कि जिन्वू यहाँ पर एक सिस्टम में जी रहा है, उसके पास एक सिस्टम है। अब इन लोगों को तो कंफ्यूजन हो रही थी भाई ये कर क्या रहा है, मतलब ये कुछ अलग ही लेवल का काम कर रहा है। तभी मिस्टर च्यूल जिन्वू के पास जाते हैं और उससे बोलते हैं कि मिस्टर सान जिन्वू, जिसको देखने के बाद जिन्वू काफी ज्यादा हैरान होता है, कहता है क्या मिस्टर च्यूल, अरे यार मिस्टर चाइन, ये सब लोग यहाँ पर कब आ गए? मैं बॉस से लड़ने में इतना ज्यादा बिजी था कि मैंने तो इन लोगों को नोटिस भी नहीं किया कि ये लोग यहाँ पर कब आ गए। बाकी सभी जो यहाँ पर स्ट्राइक स्क्वाड के हंटर्स होते हैं वो जिन्वू से काफी सारे सवाल करते हैं। उनके सवाल सुनने के बाद तो जिन्वू की हालत खराब हो रही होती है कि मैं इन लोगों को क्या जवाब दूं। लेकिन तभी मिस्टर च्यूल और सर्विलेंस टीम के बाकी जो मेंबर्स होते हैं जिन्वू के आगे आते हैं। वो उन सभी लोगों से कहते हैं कि हम लोग हंटर एसोसिएशन से आए हैं और हम मिस्टर सान जिन्वू की आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं और इसीलिए हम लोग इनकी आइडेंटिटी को पब्लिकली रिवील नहीं कर सकते हैं और ये एक टॉप सीक्रेट मैटर है और जो भी सब कुछ है वो हम अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर देंगे एक बार जब सभी लोग गेट से बाहर चले जाएंगे। और आप सभी लोगों को जो भी आज गेट के अंदर हुआ है बाहर बताने की किसी को कुछ भी जरूरत नहीं है। बाकी दोनों जो यहाँ पर सर्विलेंस टीम के मेंबर होते हैं जिन्वू से कहते हैं कि मिस्टर सांग जिन्वू आपको यहाँ पर कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है, जो कुछ भी यहाँ पर हो रहा है उसमें आप कुछ भी इंटरफेस मत कीजिएगा, हम यहाँ पर सब कुछ संभाल लेंगे। इस तरह मिस्टर च्यूल बाकी सभी हंटर्स के पास जाते हैं और उन सभी लोगों से कहते हैं कि अभी अभी मिस्टर सांग जिन्वू ने बीस्ट की एक बहुत ज्यादा बड़ी आर्मी को हराया है साउथ कोरिया के लार्जेस्ट और सबसे ज्यादा अमीर गिल्ड के सामने, और इसकी जो स्ट्रेंथ है वो एस रैंक के हंटर को भी पार कर गई है। और अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आप लोग एसोसिएशन के थ्रू इंक्वायरी करके पूछ सकते हैं। बाकी आप लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम लोग आपकी मदद करेंगे इस डंजन से बाहर निकलने में। और तभी सॉन क्यून सामने आते हैं और वो कहते हैं कि रुको, मैं जानता हूँ कि तुम एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल हंटर हो और शायद इसीलिए तुमने जो अपनी आइडेंटिटी थी वो छुपा के रखी थी, और मेरे को तुमसे ये बिल्कुल भी नहीं जानना है कि आखिरकार तुम एक पोर्टर के तौर पर यहाँ पर क्यों आए थे। और वैसे भी तुमने हम सभी की जान बचाई है। और स्ट्राइक स्क्वाड के सभी जो हंटर्स होते हैं वो जिन्वू को थैंक्स बोलते हैं उसकी जान बचाने के लिए। तभी जिन्वू उसी हीलर गर्ल के पास आता है और उससे बोलता है कि जैसा कि तुम अब नहीं मरी हो तो क्यों ना तुम अपनी जो डायरी है वो अपने ही आप डिलीवर कर दो। जिसकी बात सुनने के बाद वो लड़की उससे डायरी लेते हुए कहती है हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, और फिर वो सभी लोग वहाँ से जाने लगते हैं। तभी मिस चाइन उन लोगों से कुछ पूछने के लिए उनको जैसे बुलाने वाली होती है, तभी उसके बगल में जो मैजिकल हंटर गर्ल होती है वो मिस चाइन से पूछती है कि मिस चाइन वैसे आपने अपने हाथ में ये पिकैक्स क्यों ले रखा है। अब बेचारी मिस चाइन उसको क्या बताएं कि अब उनके साथ क्या हुआ था, जिस पर उसको कहती है अरे नहीं कोई दिक्कत नहीं, अरे बस ये ऐसे ही। इसके बाद अगले सीन में हम लोग योजिन को देखते हैं जो कि जिन्वू का इंतजार कर रहा था। तभी जिन्वू वहाँ पर जाता है। योजिन जिन्वू का कपड़े देखते हुए कहता है कि सर आपके कपड़े। जिन्वू उसको बताता है कि मैं डायरेक्टली डंजन से यहाँ पर आया हूँ तो इसलिए मेरे कपड़े कुछ खराब हो रखे हैं,
योजिन भी काफी ज्यादा हैरान होता है, अपने मन में सोचता होगा तो सर अभी भी डंजन्स में जा रहे हैं अपने आप को ट्रेन करने के लिए, ये तो काफी ज्यादा अमेजिंग है। जिसके बाद योजिन उसको सारी बातें बताता जो भी उसके फादर के साथ हुई थी। जिसकी बात सुनने के बाद जिन्हों कहता अच्छा तो तुम अपने फादर के साथ नेगोशिएट करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तभी वहाँ पर मिंगवान आ गया और उसने वो सारी बातें बता दी जो भी रेड गेट के अंदर हुई थी। जिन्वू अपने मन में सोचता कहता है कि आखिरकार उसने ये सब कुछ क्यों किया। जिसके बाद जिन्वू उससे बोलता है तो तुम ये कहना चाहते हो कि अगर तुम योजिन गिल्ड के मास्टर बनना चाहते हो तो तुमको मेरी जरूरत है। चलो ठीक है। इसके बाद अगले सीन में हम लोग व्हाइट टाइगर गिल्ड में मिस्टर चोई को देखते हैं, जिसको सॉन किहुन सारी बातें बताता है जो भी उसके साथ डंजन में हुई थी। जिसकी बात सुनने के बाद मिस्टर चोई कहते हैं क्या मिस्टर सांग जिन वो ने हमारे रेड्स को ज्वाइन किया था? तो तुम ये कहना चाहते हो कि कल वो माइनिंग टीम में था और आज उसने तुम्हारा स्ट्राइक स्क्वाड का बैग उठाया? मिस्टर सॉन किहुन तुम समझ रहे हो तुम क्या कह रहे हो? जिसके बाद सॉन किहुन उसको और भी सारी बात बताता जो भी सब कुछ हुआ था। वो कहता कि हाँ बिल्कुल सर, मैं सब कुछ आपको सही बता रहा हूँ जो भी वहाँ पर हुआ था। लेकिन वो ऐसा कुछ भी नहीं चाहता था कि वो हमारे रेड में इंटरफेस करे, लेकिन सिचुएशन ही कुछ वहाँ पर ऐसी हो गई थी कि उसको इंटरफेस करना ही पड़ा। मिस्टर चोई भी अपने मन में सोच तो कहते हैं कि क्या वो मल्टीपल बीस्ट को समन कर सकता है और वो एक असैसन टाइप हंटर भी है और उसके पास ऐसी एबिलिटीज भी है कि वो मरे हुए बीस्ट को अपना सोल्जर भी बना सकता है। ये तो कुछ पावर्स ही हैं जो कि उसने हमारे सामने रिवील्ड की हैं। शायद उसके पास और भी एबिलिटीज हो जो कि वो हमसे अभी छुपा रहा है। जिसके बाद मिस्टर चोई यहाँ पर मिस्टर सॉन किहुन से पूछते हैं कि अगर वो इतना ही ज्यादा पावरफुल है तो तुम्हारे कंपैरिजन में वो मेरे से कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है? मिस्टर सॉन किहुन उनसे कहते हैं कि रेड के दौरान हर किसी को अलग अलग रोल असाइन किया जाता है ताकि वो इस रेड को बैलेंस बना सके। तो अगर एक हंटर की कोई कमजोरी है तो वो दूसरे हंटर का स्ट्रॉन्ग पॉइंट हो सकता है और इसीलिए हम लोग रेड के दौरान रोल्स को डिवाइड कर देते हैं 3 मेन कैटेगरी में, अटैक, डिफेंस और सपोर्ट। और बिना इन तीनों पोजीशन के एक साथ काम किए रेड को सक्सेसफुली कंप्लीट कर पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है और जो पूरी टीम है वो खतरे में आ सकती है। ये सब कुछ तो एकदम सीधी बातें हैं, लेकिन वो हंटर तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था। मिस्टर चोई तो क्या आप एक ए रैंक के डंजन को जो कि सबसे हाईएस्ट लेवल पे हो अपने दम पर क्लियर कर सकते हैं? जिसकी बात सुनने के बाद मिस्टर चोई भी अपने मन में सोचते हो कहते हैं इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि मैं कितना ज्यादा ताकतवर हूँ। ये बहुत ही ज्यादा कठिन हो जाएगा मेरे लिए जब मेरे ऊपर एक साथ काफी सारे बीस्ट अटैक करेंगे। ये चीज मेरे लिए नहीं किसी के लिए भी कठिन हो सकता है। जिस पे मिस्टर चोई उसका जवाब देते हुए कहते हैं हाँ, और ऐसा लगता है कि जो मेरा टाइटल है द अल्टीमेट हंटर ये अभी एक जोक बन के रह गया है। जिस पे मिस्टर सॉन किहुन उससे कहते हैं कि मिस्टर चोई मैं आपसे ये नहीं कहना चाहता हूँ कि आप हमारे गिल्ड को कैसे चला रहे हैं कैसे नहीं चला रहे हैं, लेकिन मैं आपसे एक चीज कहना चाहूंगा किसी भी हाल में मिस्टर सांग जिन वू को रिक्रूट कीजिए। मिस्टर चोई भी कहते हैं हाँ चलो ठीक है, मैं अपना बेस्ट दूंगा। इसके बाद अगले सीन में हम लोग काफी सारे रिपोर्टर्स को देखते हैं जो कि किसी का इंतजार कर रहे होते हैं इंटरव्यू लेने के लिए। तो असल में इस कार के अंदर मिन सुंग बैठा हुआ था जो कि अपने आप को काफी ज्यादा पावरफुल समझ रहा था। तो यहाँ पर वो बस इन रिपोर्टर्स को देखकर काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है और तभी यहाँ पर एक दूसरी कार आके रुकती है जिसके अंदर से मिस्टर बेक और मिस्टर चोई निकलते हैं, जिनको देखकर सभी कैमरामैन जो होते हैं वो इन लोगों की फोटो लेने लग जाते हैं। मिस्टर बेक उन सभी लोगों को देखते हुए कहते हैं कि आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है, ये सभी रिपोर्टर्स यहाँ पर कर क्या रहे हैं। तभी उनमें से जो रिपोर्टर होता है वो उन लोगों से पूछता है तो क्या आप यहाँ पर मिस्टर ली मिन सुंग को रिक्रूट करने के लिए आए हैं क्या? वो न्यूज रिपोर्टर उनसे और भी ज्यादा सवाल पूछते हैं। जिसके बाद मिस्टर बेग उन रिपोर्टर के पास आते हैं और उनसे बोलते हैं कि तुम पता नहीं किस इंसान की बात कर रहे हो जिसका नाम क्या ली मिन सुंग है, और वैसे भी हम लोग यहाँ पर उसके लिए नहीं आए, हम किसी और काम के लिए आए हैं और तुम लोग यहाँ बिल्डिंग के सामने यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों कर रहे हो? जिस पर मिस्टर चोई उन लोगों से कहते हैं कि मिस्टर ली ने ऑलरेडी पेंट गिल्ड के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है और वैसे भी हम लोग उस चीज के लिए यहाँ पर नहीं आए हैं, ये सबको मालूम ही है, हम लोग यहाँ पर किसी और काम के लिए आए हैं। जिनकी बात सुनने के बाद रिपोर्टर भी यहाँ पर कहते हैं अरे यार अब क्या है, और वो लोग सोचने लग जाते हैं कि ये लोग यहाँ पर करने के आए हैं, मतलब कोई दूसरा काम अब क्या है। जिसके बाद मिस्टर बेक और मिस्टर चोई यहाँ पर आपस में बहस करने लग जाते हैं इस बात को लेकर कि मिस्टर सांग जिन वू को ज्वाइन करवाना चाहिए। लेकिन मिस्टर बेक कहते हैं कि नहीं, पहले हम लोगों को अपना गिल्ड है उसको पहले बढ़ाने में ध्यान देना चाहिए, हमारे जो काफी सारे लोग हैं उनको और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए, हमको जिन्हों को बाद में रिक्रूट करना चाहिए। लेकिन मिस्टर चोई कहते हैं कि नहीं, हमको अभी करना चाहिए, और फिर इन लोगों के बीच में यहाँ पर बहस होने लग जाती है। तभी यहाँ पर फिंड गिल्ड का जो मास्टर होता है वो यहाँ पर आ जाता है। वो इन लोगों से बोलता है कि क्या हुआ, तुम दोनों मिन सुंग के बारे में बात कर रहे हो ना? जिस पर वो दोनों एक साथ ही कहते हैं
क्या बकवास कर रहे हो, हम लोग उसके बारे में तो बात ही नहीं कर रहे हैं। जिसकी बात सुनने के बाद वो बेचारा भी कहता है क्या इन लोगों के साथ क्या गड़बड़ चल रहा है यहाँ पर। अब कार के अंदर बैठे बैठे मिन सुंग जो होता है वो भी कहता है मेरे को तो विश्वास ही नहीं हो रहा है, कंट्री की बेस्ट गिल्ड मेरे लिए फाइट कर रहे हैं। अब इस बेचारे को कौन बताए कि भाई इसके लिए तो कोई लड़ भी नहीं रहा है, कोई जानता भी नहीं ढंग से, वो तो जिन्वू को लेकर फाइट हो रही है वहाँ पर। तभी मिन सुंग जो होता है वो अपनी कार से बाहर आता है, सभी रिपोर्टर्स लग जाते हैं अपना कैमरा लेकर उसकी फोटो खींचने में, और इन रिपोर्टर के पीछे खड़ा होता है जिन्वू। जिन्वू उन सभी लोगों को देखते हुए कहता है कि क्या यहाँ पर इतने सारे लोग क्या कर रहे हैं, इन लोगों को मेरे बारे में सारी बातें पता तो नहीं चल गई, और डंजन के अंदर क्या क्या हुआ कहीं लोगों को वो भी तो नहीं पता चल गया है। लेकिन फिर जिन्वू सोचता है कि नहीं यार, मेरे को इनको देखने से ऐसा तो नहीं लग रहा है, लेकिन आखिरकार मैं हंटर एसोसिएशन की बिल्डिंग के अंदर जाऊंगा कैसे, क्योंकि रिपोर्टर्स ने हंटर एसोसिएशन की बिल्डिंग के अंदर जाने वाला जो रास्ता था उसको पूरी तरह से घेर लिया था। लेकिन जिन्वू फिर भी उन लोगों को साइड करते हुए वहां से आगे जाने लगता है। तभी हंटर एसोसिएशन का जो एक मेंबर होता है वो जिन्वू को वहाँ पे रोकता है और कहता है कि आखिरकार तुम हो कौन, तुमको एसोसिएशन में कोई काम है क्या, तुमको ये रिपोर्टर्स दिखाई नहीं दे रहे हैं। तभी जिन्वू उसको बताता है कि आज मेरा अपॉइंटमेंट है, जिस पर वो बंदा तो कहता है कि हाँ फिर भी एंट्रेंस अभी ब्लॉक्ड है, तुम कुछ देर बाद आना। मिन सुंग भी जिन्वू की तरफ देखते हुए अपने मन में सोच रहा होता है कि आखिरकार ये कौन बंदा यार, आशा है कि मेरे को सिक्योरिटी इसको जल्द से जल्द यहाँ से बाहर निकाल के फेंक देगी। और जो सिक्योरिटी वाला होता है वो भी जिन्वू के ऊपर काफी ज्यादा तेजी चिल्ला रहा होता है और उसको कहता है कि तुम अंदर अलाउ नहीं हो, अभी जाओ और बाद में आना। तभी किसी की आवाज आती है जो कि कहता है कि आखिरकार तुमको किसने बोला कि ये यहाँ पर अलाउ नहीं है, जिसको देखकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं। तो असल में यहाँ पर हंटर एसोसिएशन के जो चेयरमैन होते हैं वो आए हुए होते हैं और वो पर्सनली जिन्वू को यहाँ पर पिकअप करने के लिए आए होते हैं ताकि जिन्वू अपना टेस्ट करवा सके आज। मिस्टर गो यानी कि चेयरमैन जो होते हैं वो यहाँ पर इन लोगों को बताते हैं कि ये मेरा गेस्ट है, और फिर चेयरमैन मिन संग को भी काफी ज्यादा सुनाते हैं, जिसके बाद मिस्टर गो जिन्वू को अंदर लेकर चले जाते हैं। बाकी सभी जो रिपोर्टर्स होते हैं वो भी काफी ज्यादा हैरान होते हैं, कहते हैं कि आखिरकार ये बंदा कौन है जिसको पर्सनली मिस्टर चेयरमैन यहाँ पर लेने के लिए आए हैं। मिन संग भी काफी ज्यादा परेशान हो गया होता है, वो भी सोच रहा होता है कि आखिरकार ये बंदा है कौन जिसको चेयरमैन इतनी ज्यादा इज्जत दे रहे हैं, इसने मेरे पूरे शो को ऐसे की तैसी कर दी। तभी मिन संग जो होता है वो सिक्योरिटी वाले से कहता है कि पता लगाओ कि आखिरकार चेयरमैन के साथ ये जो अंदर गया है ये बंदा है कौन, मैं जानना चाहता हूँ कि आखिरकार ये कितना ग्रेट है। जिसके बाद मिन संग अपने मन में सोचते हुए कहता है कि यार इसकी वजह से मेरा सारा फोकस चला गया, कोई नहीं, मैं दोबारा से अपने रिपोर्टर्स को जो है अपनी तरफ आकर्षित करता हूँ और इन सभी रिपोर्टर्स से कहता है कि मेरा इवैल्यूएशन स्टार्ट होने वाला है, तो बस अभी थोड़ी देर में मैं ऑफिशियल से बात करता हूँ। और जैसे वो हंटर एसोसिएशन के अंदर जाने वाला ही होता है तभी काफी तेजी से यहाँ पर मिस्टर च्यूल आ जाते हैं अपने साथियों के साथ। मिस्टर च्यूल उसको बताते हैं कि तुम अंदर नहीं जा सकते हो क्योंकि एक दूसरा हंटर जो कि अभी अभी गया है उसका रिवॉल्यूशन का काम चल रहा है और इसीलिए तुमको अंदर जाने की इजाजत नहीं है, तुमको ही नहीं किसी को भी अंदर जाने की इजाजत नहीं है। रिवॉल्यूशन का जो उनका काम हो रहा है वो अभी 11 बजे तक खत्म हो जाएगा और तब तक बिल्डिंग के अंदर किसी को भी जाना अलाउड नहीं है। जिसकी बात सुन के मिन संग बहुत ज्यादा गुस्सा होता है, वो कहता है क्या क्या बकवास कर रहे हो, अपना टाइमिंग देता है अपने फोन में, वो कहता है क्या अभी 30 मिनट है, मतलब मेरे को 30 मिनट तक यहाँ पर वेट करना होगा, आखिरकार ये दूसरा बंदा है कौन। हाँ माना कि ये अभी अभी रीअवेक्ड हुआ है, लेकिन आखिरकार ये कितना ज्यादा पावरफुल है कि चेयरमैन खुद पर्सनली आए थे उसको लेने के लिए और अब मेरे को इंतजार भी करवाया जा रहा है। मिन संग उसके ऊपर गुस्सा करते हुए कहता है कि तुमको यहाँ पर देख नहीं रहा है क्या, रिपोर्टर्स मेरे इवोल्यूशन के लिए यहाँ पे वेट कर रहे हैं और तुम कह रहे हो कि मैं 11 बजे के बाद ही जा सकता हूँ। और यहाँ तक कि जो चेयरमैन है वो भी जानते हैं, पर किसी ने भी मेरे ऊपर ध्यान ही नहीं दिया और मेरे को अंदर भी नहीं जाने दिया जा रहा है। जिसके बाद मिन संग मिस्टर च्यूल के करीब आता है और उसको बोलता है कि लिसन मेरी बात सुनो, तुम जानते हो ना मैं कौन हूँ, मैं हूँ ली मिन संग। लेकिन मिस्टर च्यूल तो उसकी बातों को जवाब ही नहीं दे रहे होते, उससे उल्टा ही बोलते हैं भाई देख 11 बजे के बाद ही आ सकता है, उससे पहले तो तेरे को मैं एंटर करने नहीं दूंगा। जिस पर मिन संग काफी ज्यादा और भी ज्यादा गुस्सा आता है। वो यहाँ पर मिस्टर च्यूल से कहता है कि क्या तुम ये जानते नहीं हो क्या, योजिन कंस्ट्रक्शन जो है वो हंटर एसोसिएशन का सबसे बड़ा स्पॉन्सर है और मेरे जो फादर हैं ली वॉन क्यू वो योजिन कंस्ट्रक्शन के वाइस प्रेसिडेंट हैं। और क्या तुम ये सोच भी नहीं सकते कि हम लोग इस एसोसिएशन को कितने ज्यादा पैसे देते हैं, कितने ज्यादा रुपए देते हैं, और तुम इस तरीके से हरकत कर रहे हो और तुमको यहाँ पर रिपोर्टर्स नहीं दिखाई दे रहे हैं क्या, और इसके जो बाद में परिणाम होंगे ना तुम उसको देख लेना, फिर बाद में मेरे से मत बोलना। जिसपे मिस्टर च्यूल को जवाब देते हैं, कहते हैं हाँ ठीक है मैं देख लूंगा जो भी होगा। जिसकी बात सुनकर मिन संग भी काफी ज्यादा हैरान होता है, वो कहता है भाई ये कितना ज्यादा स्पेशल हंटर है, इसके चक्कर में मेरी कोई इज्जत ही नहीं की जा रही है, यहाँ पे रिपोर्टर्स है इनकी कोई इज्जत नहीं की जा रही है, कौन है भाई ये। मिस्टर च्यूल अपना चश्मा उतारते उससे कहते हैं कि अगर मैंने तुम्हारे क्वेश्चन का जवाब दिया ना, इसके बाद जो होगा वो तुम क्या उसको हैंडल कर पाओगे। जिसकी बात सुन के मिन संग भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। और हम लोग को मालूम ही है यार कि जो योजिन कंस्ट्रक्शन है वो खुद जिन्वू के पीछे पड़ा हुआ है कि जिन्वू उनको ज्वाइन कर ले,
और ये उसको धमकी दे रहा है कि योजिन कंस्ट्रक्शन को जानता है। बिल्डिंग के अंदर मिस्टर बेक और मिस्टर चोई दोनों ही यहाँ पर जिनवू का इंतजार कर रहे होते हैं और मिस्टर गो और सांग जिनवू दोनों ही यहाँ पर बिल्डिंग के अंदर एंटर कर गए होते हैं। मिस्टर गो जिनवू को बताते हैं कि ये दोनों घंटों से हम लोगों का इंतजार कर रहे हैं और लगभग हम लोगों को 2 साल से कोई भी एस रैंक का हंटर नहीं मिला है। और दूसरी तरफ हंटर गिल्ड जो है वो खुद तुम्हारी स्ट्रेंथ का विटनेस है, उन्होंने खुद अपनी आंखों से देखी तुम्हारी स्ट्रेंथ कितनी ज्यादा है। तो ये दोनों जरूर यहाँ पर तुमको अपना गिल्ड ज्वाइन करवाने के लिए आए होंगे। तभी इन लोगों के पास रिवॉल्यूशन करने वाला जो ऑफिसर होता है वो जिनवू के पास आता है, वो जिनवू को वेलकम करता है और जिनवू को बोलता है तो सबसे पहले रिवॉल्यूशन शुरू करने से पहले आप मेरे को अपनी स्किल दिखा दीजिए, जिसके बाद हम आपको जो है वो कैटेगराइज कर सके। तो आप जो जो स्किल कर सकते हैं, जो भी आपके पास स्किल्स है, एक बार हमको आप वो दिखा दीजिए। जिसके बाद जिनवू कहता है हाँ चलो ठीक है, मैं कुछ ऐसा काम भी कर सकता हूँ। और जिनवू वहाँ पर एक बीस्ट को समन करता है, जिसको देखकर मिस्टर गो तो थोड़े बहुत ही हैरान होते हैं। वो कहते हैं ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो रिवॉल्यूशन करने वाला ऑफिसर होता है उसको तो मुंह खुले ही रह जाते हैं। रिवॉल्यूशन करने वाला ऑफिसर जिनवू से कहता है कि आखिरकार तुम कितने ज्यादा बीस्ट को समन कर सकते हो। पर जिनवू यहाँ पर और भी बीस्ट को समन नहीं कर रहा होता, जिस पर मिस्टर गो जो होते हैं जिनवू से कहते हैं कि मिस्टर सांग जिनवू, मेरे को मालूम है आपने अभी तक सारे बीस्ट को समन नहीं किया है। जिनवू भी सोच रहा था कि अरे यार इन लोगों के सामने झूठ बोलकर मैं करूंगा भी क्या, क्योंकि मैंने जो अपना कारनामा है वो तो पहले डंजन के दिखा दिया, इससे कुछ छुपाया तो नहीं जा सकता इन लोगों से। जिसके बाद जिनवू कहता है अच्छा चलो ठीक है यार, इन लोगों को मैं दिखाई देता हूँ। जिसके बाद जिनवू यहाँ पर जितने भी बीस्ट को समन कर सकता है वो सारे बीस्ट को समन करता है। और भाई इस बार तो मिस्टर गो जो होते हैं वो भी काफी ज्यादा हैरान होते हैं। पीछे खड़े मिस्टर बेक और मिस्टर चोई भी ये देख के काफी ज्यादा हैरान होते हैं कि भाई कितने सारे बीस्ट को समन कर रहा है। और जिनवू यहाँ पर अभी भी बीस्ट को समन किए ही जा रहा होता है और वो वहाँ पर काफी सारे बीस्ट को समन कर लेता है। जिसके बाद जिनवू रिवॉल्यूशन वाले ऑफिसर को बताता है कि मैं लगभग 100 से ज्यादा बीस्ट को समन कर सकता हूँ। जिसकी बात सुन के भाई सभी के सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। वो बंदा कहता है क्या 100 से ज्यादा, इम्पॉसिबल। जिसके बाद जिनवू को उसका लाइसेंस मिल जाता है और जिनवू वहाँ से बाहर आ रहा होता है। मिस्टर बेक भी अपने मन में सोचते हुए कहते हैं कि इसकी जो मैजिक कैपेबिलिटीज है वो तो काफी ज्यादा लाजवाब है, ये है असली सांग जिनवू। लेकिन जब मैंने इसको लास्ट टाइम देखा था तो ये इतना ज्यादा ताकतवर तो नहीं था, क्योंकि आप लोगों को याद होगा कि मिस्टर बेक जो है उनको सामने वाले जो हंटर होते हैं उनकी स्ट्रेंथ तो यहाँ पर समझ में आ जाती है कि कितनी उसके में से माना रिलीज हो रही थी। उन्होंने यहाँ पर जब लास्ट टाइम वो जिनवू से मिले थे तो उनको कंफ्यूजन तो थी, उनको ये तो पता लग गया था कि जिनवू ताकतवर तो है लेकिन उतना भी नहीं है। लेकिन अब जिनवू काफी ज्यादा ताकतवर हो चुका है और इसीलिए वो काफी ज्यादा हैरान हो रहे होते हैं कि उस समय तो इसकी जो स्ट्रेंथ थी उससे ज्यादा स्ट्रेंथ मेरे पास थी, लेकिन आज ही मेरी स्ट्रेंथ को भी ओवर पावर्ड कर गया है। मिस्टर बेक जिनवू से कहते हैं कि जिनवू हमको तुमसे थोड़ा सा काम है, पर जिनवू तो उनको भाव नहीं दे रहा होता। वो कहता है कि सॉरी मेरे को कोई दूसरा काम है। सुनकर मिस्टर बेक और मिस्टर चोई दोनों ही काफी ज्यादा हैरान होते हैं कि भाई ये क्या बंदा है ये। जिस पे मिस्टर बेक जिनवू से कहते हैं कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं इस तरीके से मना नहीं करता। जिनवू अपने मन में सोचते हो कहता है कि ये लोग क्या ये सोच रहे हैं, क्या ये मेरे को बोलेंगे कि मैं इनकी बात पे रिग्रेट करूंगा क्योंकि मेरे लिए काफी अच्छा ऑफर लेकर आए हैं। चलो छोड़ो यार इन लोगों को। और फिर जिनवू यहाँ से बाहर जाता है और जैसे गेट ओपन होता है सामने खड़े होते हैं भाई रिपोर्टर्स, जो कि फटाफट जिनवू की फोटो खींचने लग जाते हैं। और इतने सारे रिपोर्टर्स को देखकर जिनवू काफी ज्यादा हैरान होता है, कहता है भाई ये कौन लोग आ गए, यहाँ पर चल क्या रहा है। दूसरी तरफ हम लोग जिनवू की सिस्टर के स्कूल में देखते हैं, जहाँ पर जो उसकी सिस्टर की फ्रेंड्स होती है वो उसकी सिस्टर को लाइव टीवी दिखाते हुए कहती है ये तो तुम्हारा भाई है ना। जिनवू की सिस्टर भी जिनवू को टीवी पर देखते हुए कहती है क्या ये टीवी पर क्या कर रहा है। जिसके बाद हम लोग लगभग 10 मिनट पहले का सीन देखते हैं, जहाँ पे जो मिनसंग होता है वो बाहर स्पीच दे रहा होता है कि अगर मेरे को लो रैंक भी मिली तो भी मैं सभी लोगों को सपोर्ट करूंगा और जितना हो सकेगा मैं बीस्ट को हराऊंगा, मैं आप सभी लोगों की सुरक्षा करूंगा। जिसकी बात सुन के सभी लोग खुश हो रहे होते हैं और रिपोर्टर्स भी फटाफट फोटो खींच रहे होते हैं मिनसंग की। लेकिन मिनसंग अपने मन में सोचते कहता है कि इन लोगों को मालूम नहीं है कि मेरा वैसे ही पहले रीअवेक्ट हो चुका है और मेरे को मालूम है कि मेरे को ए रैंक मिली है। और फिर वो यहाँ पर और भी ज्यादा स्पीच देता है, बताता है कि मेरे को फिन गिल्ड से ऑफर आया है, मैंने उनको ज्वाइन कर लिया है, मैं थैंक्स करना चाहूंगा उनके मास्टर को, और भी बहुत स्पीच देता है। तभी न्यूज रिपोर्टर में से जो एक रिपोर्टर होता है वो चिल्लाते हुए कहता है क्या एस रैंक का हंटर, तुमको एसोसिएशन से कॉल आई थी कि एस रैंक का हंटर मिला है और ये बात तुमने मेरे को अभी क्यों बताई। क्या सीरियसली जो 10th एस रैंक का हंटर है साउथ कोरिया का, उसका जो फेस है वो रिवील कर दिया गया है, उसके बारे में सब कुछ बता दिया गया है। जिसके बाद वो फोन में चेक करता है तो वहाँ पर सांग जिनवू की ही फोटो होती है और ये बात काफी ज्यादा तेजी से जो यहाँ पर रिपोर्टर्स होते हैं उनके बीच फैल जाती है। तभी रिपोर्टर्स कहते हैं कि यहाँ पर बड़े बड़े हंटर्स आए थे, साथ ही में हंटर एसोसिएशन के जो चेयरमैन है वो पर्सनली उस हंटर को लेने के लिए आए थे। वो सिर्फ यहाँ पर मिनसंग के लिए नहीं आए थे, असल में तो यहाँ पर कुछ और ही सीन चल रहा था। और फिर यहाँ पर जो मिनसंग होता है उसको साइड कर देते हैं लोग
और फिर यहाँ पर एंट्री होती है जिन्वू की। गेट खुलता है, जिन्वू सामने होता है और सभी रिपोर्टर फटाफट फोटो खींचने जाते हैं जिन्वू की। बाकी सभी जो जिन्वू को जानने वाले लोग होते हैं, जैसा कि माइनिंग टीम का जो लीडर होता है और वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं, वो सभी लोग भी ये न्यूज देख रहे होते हैं। कहते हैं क्या जिन्वू न्यूज में क्या कर रहा है। वो लोग पढ़ते हो, कहते हैं क्या जिन्वू एक एस रैंक का हंटर है। और भी बाकी सभी लोग जो कि जिन्वू को जानते थे, उन सभी को वो न्यूज देख रहे होते हैं टीवी पर, क्योंकि हर न्यूज पर यही चल रहा होता है कि एक एस रैंक का नया हंटर मिला है सांग जिन्वू। यो जिनके फादर वो भी ये न्यूज देख रहे होते हैं। वो कहते हैं ओह तो फाइनली एसोसिएशन ने जो 10th एस रैंक का हंटर है उसको रिवील कर दिया है, और ये तो सांगजिन वही है। ये तो एक एस रैंक का मेज टाइप का हंटर है। और सामने बैठा होता है योजिन, जो कि अपने फादर से सॉरी बोल रहा होता है और बोल रहा होता है कि मैं सांगजिन वू को कन्विंस नहीं कर पाया। जिन्वू ने मेरे से बोला था कि उसको हमारे गिल्ड में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, वो अपना खुद का एक गिल्ड खोल रहा है। और उसने मेरे से पूछा था कि वाइस गिल्ड मास्टर के तौर पर क्या मैं उसको गिल्ड ज्वाइन करूंगा। योजिन के फादर योजिन को बताते हैं कि क्या तुमको मालूम है कि आखिरकार मैं योजिन गिल्ड को क्यों खोलना चाहता था, आखिरकार मैं क्यों बनाना चाहता था योजिन गिल्ड। योजिन कहता है क्योंकि जो हंटिंग बिजनेस है वो प्रॉफिटेबल है, उसमें काफी ज्यादा पैसे मिलते हैं। जिसमें उसके फादर कहते हैं कि नहीं, इस समय जितना मेरे पास पैसा है, जितनी मेरे पास मनी है ना, मैं अपनी कई जिंदगियां बिता सकता हूँ और मेरे पास पैसे खत्म नहीं होंगे। तुम्हें क्या लगता है मैंने ये सब कुछ पैसे कमाने के लिए किया था? बिल्कुल भी नहीं, मैं थोड़े से और पैसे कमा लूंगा, उससे क्या फर्क पड़ेगा। जिसकी बात सुनकर योजिन भी काफी ज्यादा हैरान होता है। योजिन अपने फादर से बोलता है कि फिर क्यों फादर। उसके फादर उसको बताते हैं कि हम अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहते थे, क्योंकि जो हंटर्स हैं वो दिन प्रतिदिन स्ट्रॉन्गर होते जा रहे हैं, बहुत ज्यादा ताकतवर बनते जा रहे हैं। और कोई सरप्राइजिंग वाली बात नहीं है, कुछ ऐसे हंटर्स हैं जिनकी जो स्ट्रेंथ है वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। वो जो कंट्री की फोर्सेस हैं, आर्म्ड फोर्सेस, उनके बराबर है। इन इंडिविजुअल हंटर्स को कहा जाता है नेशनल लेवल हंटर्स। और ये हंटर एस रैंक को भी क्रॉस कर गए, उनसे भी बहुत ज्यादा पावरफुल हैं। और इन हंटर्स को कहा जाता है मोस्ट पावरफुल हंटर्स इन द वर्ल्ड। और कुछ छोटी मोटी कंट्रीज में तो ये हंटर्स एक किंग की तरह रहते हैं। और हम अपने गवर्नमेंट के ऊपर और अपने जो लीगल सिस्टम्स हैं उसके ऊपर ही निर्भर नहीं रह सकते अपने आप को बचाने के लिए। और इसीलिए मैं चाहता था कि मैं एक ऐसा गिल्ड बनाऊं जिसके अंदर हम लोग ट्रस्ट वॉर्थी हंटर्स को रिक्रूट कर सके, जिनके ऊपर हम ट्रस्ट कर सकें। ऐसा इसलिए नहीं क्योंकि मैं पैसा कमाना चाहता था, बल्कि इसलिए ताकि कल को अगर हमारे ऊपर कोई भी खतरा है तो ये हंटर्स हमारे को बचा सकें, हम उनके ऊपर ट्रस्ट कर सकें कि ये हंटर्स हमें जरूर सेफ रखेंगे। लेकिन योजिन का तो यहाँ पर कुछ और ही मूड होता है। योजिन अपने फादर से कहता है कि फादर मैं आपसे माफी मांगना चाहूंगा, लेकिन मैं योजिन का लीडर नहीं बन सकता क्योंकि मैं जिन्वू के गिल्ड को ज्वाइन कर रहा हूँ। जिन्वू सभी रिपोर्टर्स को वहाँ पर देख काफी ज्यादा हैरान होता है। वो अपने मन में सोचते हो, कहता है कि आखिरकार रिपोर्टर्स मेरे सामने क्या कर रहे हैं यार, ये मी संग को छोड़कर मेरी फोटो क्यों खींच रहे हैं। सभी हंटर्स जिन्वू के पास आ जाते हैं माइक लेकर, उससे पूछते हैं कि सांग जिन्वू क्या सही में आप एक ई रैंक के हंटर थे? तो अब आपको क्या लग रहा है रिअवेक्ट होने के बाद, आपको कैसा महसूस हो रहा है? मिस्टर बेग जिन्वू के पास आते हैं और उससे बोलते हैं कि जिन्वू तुमको पूरी कंट्री देख रही है, कम से कम अपने चेहरे पर तो स्माइल ले आओ यार, सारे कैमरे तुम्हारी तरफ ही हैं और मेरे को नहीं लगता कि तुम इनको डील कर पाओगे अभी के लिए, तो चलो मैं तुमको तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ, चलो मेरे साथ। और मिस्टर बेग जैसे ही जिन्वू को पकड़ने जा रहे होते हैं, जिन्वू काफी तेजी से वहाँ से डिसअपेयर हो जाता है, जिसको देखकर मिस्टर बेग भी काफी ज्यादा हैरान होते हैं। कहते हैं भाई ये चल के आ रहा है, ये कहाँ पे गया यहाँ से? तो असल में जिन्वू ने यहाँ पर अपनी जो स्पीड स्ट्रेंथ थी, अपनी जो स्किल थी, उसका इस्तेमाल करके वहाँ से खिसक लिया था, निकल लिया था, जिसको देखकर सभी रिपोर्टर, मिस्टर बेग, मिस्टर चोई, सभी लोग जितने भी यहाँ पर लोग होते हैं, सबके सब लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं। मिस्टर चोई मिस्टर बेग से कहते हैं कि वैसे वो मेज टाइप का हंटर है, लेकिन वो अपने जो एथलीट एबिलिटीज हैं उसमें भी काफी ज्यादा शार्प है। मिस्टर बेग अपने मन में सोच रहे होते हैं ये तो सच में काफी ज्यादा फास्ट है, मेरी आंखें उसको कैप्चर तक नहीं कर पाई, वो इतनी ज्यादा फास्ट था। मैं पहले से जानता हूँ कि काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन अभी ये जिस तरीके से मूव किया और इवैल्यूएशन रूम के बाहर जो मैंने इसके अंदर से आती हुई माना लेवल देखा था, वो भी काफी ज्यादा पावरफुल थी। मेरे को मालूम है कि पहले की तुलना में जिन्वू अब काफी ज्यादा ताकतवर हो चुका है और इसका रिअवेक भी कुछ समय पहले ही हुआ होगा, तो आखिरकार इतना ज्यादा ताकतवर कैसे बन गया? ये तो किसी प्रकार कोई सेंस बनाता नहीं है। ये क्या मतलब है? अरे नहीं, इसका मतलब ये शायद एक ऐसा हंटर है जो कि लेवल अप कर सकता है। तो मिस्टर बेग को जिन्वू के ऊपर भाई फुल्ली शक हो गया है कि जिन्वू यहाँ पर लेवल अप कर सकता है। और फिर इसी सीन के साथ हमारा ये वाला जो एपिसोड है यहाँ पर खत्म हो जाता है और यहाँ पर हमारा सीजन 2 खत्म होता है और सीजन 3 को मैं जल्दी ही स्टार्ट करूंगा।